अनुरोध है कि आपके जो साथी इस वेबिनार में जुड़ना चाहते हैं, कृपया उनको कॉल करके या मैसेज करके जल्दी से जल्दी जुड़ने के लिए आमंत्रित करें। आज के वेबिनार का विषय है पशु आहार एवं पशु पोषण व्यवस्थापन, पशुधन पालन में एक सफलता की कुंजी। और इस वेबिनार के जो विशेषज्ञ हैं वो डॉक्टर मनोज अवारे सर हैं। मनोज अवारे सर अपने सेंट्रल रिसर्च स्टेशन उरनी कंचन से ये वेबिनार कर रहे हैं और वहीं से वो अपना पूरा पैन बायफ काम भी देखते हैं। डॉक्टर मनोज कुमार अवारे मुख्य विषयगत कार्यक्रम कार्यकारी के तौर पर बायफ में काम कर रहे हैं। उन्होंने 2002 में पशु पोषण में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है परभनी में। और उन्होंने अपना करियर उत्तरा फीड्स से शुरू किया था। और बायफ उन्होंने 2006 में ज्वाइन किया। और पशु पोषण विभाग के वो अभी प्रमुख है, यानी पैन बायफ पशु पोषण का जो कुछ भी काम चलता है उसके लिए जो टेक्निकल इनपुट्स होते हैं वो डॉक्टर अवारे सर प्रदान करते हैं। इसके साथ ही विभिन्न रिसर्च परियोजनाओं में भी वो जुड़े हैं और लीड रोल यानी प्रोजेक्ट लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं। अ, उन्हें पशु पोषण इस क्षेत्र में लगभग 20 साल से भी अधिक का अनुभव है। तो उनके अनुभव का हम सब क्या कहते हैं, फायदा लेते हैं और इसी के साथ वेबिनार शुरू करते हैं। ओवर टू डॉक्टर अवारे। या थैंक यू वेरी मच मैम। आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन करके दिया, तो सभी को, किसान भाई हो या एआईटीज हो या जो भी श्रोता आप सुन रहे हो या देख रहे हो, उन सभी को मेरा प्रणाम। जैसे मैं इंट्रोड्यूस किया, मैं डॉक्टर मनोज आवारे। तो अभी आपके सामने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो वेबिनार रख रहे हैं हम लोग, तो उसका कुछ एक उद्देश्य है। देखिए, ये ज्ञान ऐसी बात है कि देने से बढ़ता है और बांटने से भी बढ़ता है। तो मेरी एक गुजारिश है कि जैसा आप अगर ये सुन रहे हैं, तो इसी को आप आगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे और आप ही के साथ बाकी लोगों को भी शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये एक टाइम की प्रोसीजर नहीं है। इसमें ऐसी चीजें है कि जो दिन ब दिन उसमें बदलाव आते रहते हैं, सुधारणाएं होती रहती है, और उसी बेसिस पे आपको आगे जाके ये सब ज्ञान लेना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से अभी जो हमारा वेबिनार है उसके बारे में हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूं। लेकिन सभी से निवेदन है कि वो अपने मोबाइल साइलेंट पे रखे और आप म्यूट पे रहे। और आखिरी में जब क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, तब आप अनम्यूट होके क्वेश्चन पूछे। तो सभी को पुनः से एक बार धन्यवाद, और मंगेश एंड पूजा मैम को भी धन्यवाद कि आपने ये वेबिनार रखा। सो बिना समय लेते हुए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूं। त्यांना सांगून दिलं तिकडे। यस, ओके। ये स्क्रीन सभी को दिख रही है? ये सर दिख रही है। या ओके। तो सभी का पुनः से एकदा इस वेबिनार में स्वागत। जैसा आज का मेन टॉपिक है कि पशु आहार एवं पशु पोषण व्यवस्थापन, जिसमें कि पशुपालन में एक सफलता की कुंजी माना जाता है पशु आहार एवं पशु व्यवस्थापन को, पशु पोषण व्यवस्थापन को। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो अपने आज के वेबिनार में कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं, जैसा कि टेक्स्ट इंग्लिश में है लेकिन पिक्टोरियल ज्यादा है, प्लस उसमें मैंने हिंदी में ही बात करूंगा। तो भाइयों, अभी सभी लोगों के लिए बता दूं कि अपने कंटेंट में आज के डेट में हम ये सब कवर करने वाले हैं। जैसा कि एक पशु पोषण का क्या महत्व है पशुपालन में, जिसमें कि फीड आ गया, हरा चारा, सूखा चारा, वो कौन से रिसोर्सेस है, फीड फॉर्मुलेशन कैसा करते हैं, रेशन बैलेंसिंग कैसी होती है, मिनरल मिक्सचर सप्लीमेंटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। उसी के साथ हम कुछ फीड टेक्नोलॉजी पे भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये थियोरेटिकल होने के बाद एक्चुअल फील्ड में फीड टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत सारी संकल्पनाएं आ चुकी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, लेटेस्ट कुछ टेक्निक्स या टेक्नोलॉजीज है, जैसा कि ओजोन ट्रीटमेंट है, उसमें यूरिया ट्रीटमेंट, कल्चर का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, कंप्लीट फीड कैसे बनाते हैं,
उसी के बाद साइलेज मेकिंग, जैसे मुर्गा बोलते हैं तो वो साइलेज कैसे बनाना है उस पे भी हम चर्चा करेंगे। उसी के साथ आज का एक ज्वलंत एक प्रॉब्लम हमारे सबके सामने है, वो मीथेन मतलब इमिशन कैसा रिड्यूस करेंगे, जिसके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई गई है उस पे भी हम चर्चा करेंगे। उसी के साथ एक सपोर्टिंग सिस्टम जो होता है पशुपालन में की लेबोरेटरी सपोर्ट, प्रयोगशाला का क्या महत्व है उस पे भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा। और आखिरी में जो गोबर निकल रहा है उसका थोड़ा सा मैन्योर मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं उसके बारे में। वैसे देखा जाए तो पशु पोषण यानी न्यूट्रिशन बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सिंपल सी सीधी लैंग्वेज में आपको बता सकूं और आपको मतलब ग्रास्प हो सके। तो इस हिसाब से अभी हम देखते हैं, जैसा कि भाइयों आपको पता है कि जो पशुधन है उसका अपना रूरल डेवलपमेंट में जो बोलते हैं ग्रामीण विकास, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, उसकी जिम्मेदारी है। और उसी हिसाब से सिर्फ ग्रामीण ही नहीं शहरों का भी विकास आजकल होने लगा है, क्योंकि पशुधन की वजह से। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, पर्टिकुलरली मेरा ऑब्जर्वेशन है, अभी ऑडियंस में भी बहुत सारे वो कैटेगरी के लोग होंगे जिनको आईटी का बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, मेडिकल का बैकग्राउंड है, लेकिन दूध का इंपॉर्टेंस देखते हुए, दूध की प्योरिटी देखते हुए और दूध का प्रॉब्लम देखते हुए वो लोग भी अभी पशुपालन में आ चुके हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी किसान भाई या पशुपालक ही ये बिजनेस कर रहे हैं, मैं जानबूझ के बिजनेस वर्ड कर रहा हूँ बिकॉज आपको वो बिजनेस के तौर पे ही देखना चाहिए। तो इस तरीके से अभी लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मतलब ये जो पशुधन है इसे रीढ़ की हड्डी माना जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और दूसरी बात है कि ये जो रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण विकास में एक जो एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं तो उसका एक माध्यम बन चुका है ये पशुपालन जो हम बोलते हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि अपने पास फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं अलग अलग विभिन्न जातियों के पशुधन पाए जाते हैं, जिसमें देसी नस्ल के साथ जो क्रॉसब्रेड बोलते हैं हम, तो वो क्रॉसब्रेड भी आजकल ज्यादा है। दूसरी बात, अगर हम हमारे भारत देश की बात करेंगे तो अपना इतिहास बहुत बड़ा है। आप सभी को पता है कि अपने भारत देश की विशेषताएं अलग अलग है, वैसे जानवर का भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है और उसका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल देश की प्रगति में बहुत है। तो जैसा भी ओवरऑल आप देख लेंगे तो भारत में लगभग 37% देश की पूरे जग में जो गायें हैं उसका 37% भारत में पाई जाती है। 21% जो भैंसे हैं वो भारत में पाई जाती है। 26-26.5% जो बकरियां होती है वो पाई जाती है और लगभग 12% जो भेड़ है वो पाए जाते हैं। और उसी के साथ मैंने जानबूझ के जो ह्यूमन पॉपुलेशन है मतलब जो आदमियों की संख्या है, ह्यूमन की संख्या है, वो लगभग 17.5% तक भारत में पाई जाती है पूरी वर्ल्ड की। इसका कहने का ये तात्पर्य है कि जिस हिसाब से अपने पास पशुधन है उस कंपैरिजन में आदमियों का जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, जनसंख्या जो है वो भी अपने पास ज्यादा है। इसलिए फीड सिक्योरिटी और ह्यूमन के लिए फूड सिक्योरिटी ये दोनों पैरेलल बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसलिए ये पशुपालन ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, अगर पशुपालन का देखेंगे तो जीडीपी में और हाउस होल्ड इनकम में इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। लगभग आप सभी को बता दूं कि 20% से ज्यादा जो एक फैमिली का इनकम होता है वो निर्भर करता है पशुपालन पे या पशुधन पर। दूसरी बात है ये एम्प्लॉयमेंट मतलब लगभग 9% पॉपुलेशन जो अपनी जनसंख्या है उसको एक एम्प्लॉयमेंट का माध्यम बन चुका है, रोजगार का माध्यम बन चुका है। दूसरी बात है कि इंडिया कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मतलब हम सभी लोग बोलते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा दूध तैयार होता है, लेकिन भाइयों अभी आजकल आप आर्टिकल पढ़ते होंगे, व्हाट्सएप पे इतना सर्कुलेशन हो रहा है कि इतना दूध आता कहाँ से है। क्योंकि अगर हम जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे दूध की रिक्वायरमेंट या गरज बहुत है, लेकिन वो मिलता नहीं है। और जो भी दूध मिलता है उसमें लगभग 40% या 50% के ऊपर डुप्लीकेट दूध पाया जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि अपने पास जो एनिमल्स है उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है सभी एनिमल की। इसीलिए हमें पशु पालन करते वक्त पशु पोषण एवं पशु आहार इस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और आप सभी लोग जानते हैं दूध की जो रिक्वायरमेंट है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है और दूध पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि आज की डेट में बहुत सारे लोग इसमें उतर रहे हैं। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड चेंज कर रहा हूं, जस्ट कोई तो मुझे बता दे कि आपको स्लाइड चेंज दिख रहा है, अभी नया स्लाइड आपको दिख रही है।
हाँ दिख रही है सर। ओके मैम। तो अभी देखिए हमने अब तक बैकग्राउंड देखा, अभी जो पशुधन का सिनेरियो भारत में देखेंगे तो ये दर्शाता है, जो पहले स्लाइड में मैंने चीजें बताई, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में भी होता है, जो अपना विकास हो रहा है उसमें भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन इसमें होता है। लगभग 4% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में पशुधन से होता है। इसका मतलब है 25 से 26% एग्रीकल्चर से जो जीडीपी हो रहा है उसमें से 25-26% पशुधन के माध्यम से हो रहा है। तो इसीलिए ये कंक्लूडिंग स्लाइड ये मैं बता सकता हूं कि पशुधन बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भारत देश के लिए। उसी के साथ अभी दूसरी बात है, मिल्क प्रोडक्शन का क्या स्टेटस है इंडिया में। तो अपने भारत देश में अगर देखेंगे तो इतनी सारी बड़ी आबादी के लिए मिल्क प्रोडक्शन जो है लगभग 23%, मतलब 23% मिल्क प्रोडक्शन भारत में तैयार होता है जग के कंपेरेटिव में। और ओवरऑल ज्यादा दूध देने वाले 4-5 स्टेट है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर आता है, फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो इस तरीके से कहने का ये तात्पर्य है, अभी भी कुछ स्टेट्स में बहुत ज्यादा दूध निर्माण का नियोजन किया जा रहा है, इसलिए पशुधन पे उनका बहुत सारा निर्भरता है। पर्टिकुलरली हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं, उसी के साथ अभी देशी नस्ल का गाय हो या भैंसे हो, उनका भी पालन करना बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को पता है उसके क्या फायदे हैं क्या नहीं। तो उस हिसाब से कुछ लेटेस्ट कंसेप्ट जो मैंने राइट साइड में फोटोग्राफ दिखाई है, जैसा बायफ ने उर्ली कांचन में मिल्क एटीएम पे बहुत अच्छा काम किया है, मिल्क एटीएम रेगुलरली शुरू हुआ है, तो ये नया इन्वेंशन है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस तरीके से मिल्क प्रोडक्शन का यह स्टेटस अपने भारत देश में दिखता है। दूसरी बात, अभी ये पशुपालन हमें करना है, लेकिन कुछ सिनेरियो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि फीड और फॉडर, मतलब चारा और जो पशु खाद हम दे रहे हैं उसका क्या स्टेटस है, उसके कौन कौन से माध्यम जानवर के लिए होते हैं। तो अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि लगभग जितने पशुधन है उनकी अगर रिक्वायरमेंट निकालेंगे कि उनको कितना हरा चारा चाहिए, कितना सूखा चारा चाहिए, कितना पशु खाद चाहिए, वर्सेस अवेलेबल कितना है या मिलता कितना है, वो अगर देखेंगे तो वो गैप बहुत बड़ा है। इन जनरल मैं आपको बता दूं कि लगभग 60 से 65% हरे चारे की कमतरता आज अपने देश में पाई जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इश्यूज है, जैसा कि लैंड अवेलेबिलिटी कम है या लैंड अवेलेबल है तो फर्टाइल नहीं है। दूसरी बात, कुछ गायरान है या कुछ फॉरेस्ट लैंड है उसमें रिस्ट्रिक्शन है। दूसरी तीसरी बात, कल्टिवेबल फॉडर मतलब चारा तैयार करने की जो तकनीक है उसमें सुधार करना जरूरी है, लेकिन कुछ फार्मर जाते नहीं है। तो इस तरीके से अलग अलग कारण है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ओवरऑल अपने देश में हरे चारे की कमतरता 60% के ऊपर है। वैसे सूखे चारे की भी कमतरता है, लेकिन वो 20 से 25% है, क्योंकि जो हम अपने जन आबादी के लिए कोई भी क्रॉप लेते हैं या कोई भी फॉर मतलब ये लेते हैं, क्रॉप लेते हैं, तो उसका जो रेसिड्यू बचता है वो जानवर को खिलाया जाता है, इसलिए वो थोड़ा सोर्स की कमतरता कम है। अभी दूसरी बात, जैसा भी आप देखते होंगे कि कुछ कंडीशन जैसे नेचुरल कैलेमिटी बोलते हैं, ज्यादा बारिश हो मतलब बाढ़ आना हो या सूखा पड़ना हो, तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में या भारत देश में किसी ना किसी कोने में हर साल ये कंडीशन रहती है, जिसे हम नेचुरल कैलेमिटी बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि ये स्कैरसिटी या कैलेमिटी ओवरकम करने के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। तो वो क्या होते हैं, पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे एक बात लास्ट का जो पॉइंट है वो हाईलाइट करना चाहूंगा। ये जो गैप है, मतलब जो कमतरता है कि हरे चारे की हो, सूखे की या पशु खाद की हो, वो मिटाने के लिए हमें अच्छी तरीके से सोच करना जरूरी है। और सोच करते हुए जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी भी इंपॉर्टेंट है और खुद किसान भाइयों का या पशुपालक का ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ हम आगे की स्लाइड पे जाते हैं। जैसे ये नीचे आप देख रहे हैं, ये अपनी छावनी बोल सकते हैं आप, कि जो सूखा पड़ता है तो वो सूखा पड़ने के बाद क्या कंडीशन रहती है अपने पास, उसका मैंने पिक्चर दिखाया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर तरफ इस तरीके का प्रॉब्लम इंडिया में आपको दिखेगा। तो इसीलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम कैसे इसको आगे बढ़ा सके और ये सॉल्यूशन का प्रॉब्लम कैसे हल कर सके। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि वो थोड़ा सा आगे और इंटरेस्टिंग होता जाएगा वेबिनार, अगर आप ध्यान देंगे और आखिर में क्वेश्चन पूछेंगे तो भाइयों अभी दूसरी बात देखिए, मैं यहाँ पे एक स्लाइड दिखाई है जिसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि पशुपालन में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जैसा 3
महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जैसा कि जेनेटिक्स, माने वो गाय भैंस या कोई भी जानवर कौन सी जाति का है। देखिए, हमें अपनी जात पात नहीं निकालनी है, लेकिन जानवर में जात निकालना जरूरी है, क्योंकि उसकी जाति पर दूध कितना देगी या देगा जानवर वो समझ में आएगा। इसलिए जानवर का ब्रीड मतलब उसकी जात देखना जरूरी है। दूसरी बात, उसका न्यूट्रिशन माने पशु पोषण का जो आहार का व्यवस्थापन है वो एक महत्वपूर्ण अंग है। और तीसरा, ओवरऑल जो आप मैनेजमेंट या व्यवस्थापन करते हैं वो भी बहुत जरूरी है। अभी न्यूट्रिशन की अगर बात करेंगे, वो जानवर की प्रोडक्टिविटी माने वो जानवर कितना दूध देगा, ये तीन चीजों पे निर्भर करता है। एक, वो जानवर की हेल्थ कैसी है, उसका स्वास्थ्य कैसा है। दूसरा, वो जानवर को हम ब्रीडिंग कैसा करते हैं। अभी ब्रीडिंग के बहुत सारे तरीके, उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग नेचुरल सर्विस में जाते हैं, कुछ लोग कृत्रिम गर्भधारणा या कृत्रिम रेतन पे जाते हैं। तो कृत्रिम रेतन ऑलवेज बेटर है। और अच्छी क्वालिटी का सीमन कैसा आएगा, इस पे भी फैक्टर निर्भर करता है। और तीसरा फैक्टर है फीडिंग, मतलब उसको आप खान पान क्या देते हैं। तो इस तरीके से ये तीन महत्वपूर्ण अंग है जो कि वो जानवर की प्रोडक्टिविटी माने वो जानवर कितना दूध देगा, समय पे गाभिन रहेगा, गर्मी में आएगा, ये सब चीजें तय करता है। तो इसीलिए ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा कहने का मतलब है पशु आहार माने न्यूट्रिशन, और ये तीन फैक्टर पे आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी जैसा हम लोगों ने अब तक का जो सिनेरियो देखा, तो उसमें क्या दिखा कि कुछ प्रॉब्लम्स है अपने सिस्टम में, फीडिंग सिस्टम में, या लिमिटेशंस है। तो वो सिस्टम में कौन से प्रॉब्लम है? एक, पहली बात, जो पशु खाद बोल के जानवर को खिलाया जाता है, अभी भी लगभग 50 से 55% के ऊपर के फार्मर या पशुपालक क्या करते हैं, घर में ही कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें जैसा कि खली दे दी, गेहूं का भूसा दे दिया, या कोई मक्का का दाना दे दिया, तो इस तरीके से देते हैं। इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेट इंग्रेडिएंट। लेकिन वो प्रॉपरली बैलेंस नहीं होते, अपने हिसाब से लोग खिला रहे हैं, अपनी हैसियत के हिसाब से खिला रहे हैं। लेकिन इस टाइम में हमें देखना है कि जानवर को क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिमिटेशन में। दूसरा, हमें लिमिटेशन ये आता है फीडिंग सिस्टम में कि मिनरल मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा जन्मने के बाद लगभग 7 दिनों बाद या 10 दिनों बाद उसे मिनरल मिक्सचर स्टार्ट करना है, मरने तक मिनरल मिक्सचर देना है। सिंपल वर्ड में मैंने आपको बताया। डोज कितना क्या हुआ हम आगे बात करेंगे। तीसरी बात, हमारे सिस्टम में एक प्रॉब्लम है, जो भी किसान भाई अपना हरा चारा बोता है, तो वो हरा चारा करते वक्त उन्हें उतना प्रोडक्शन का यील्ड नहीं मिलता। जैसा कि अभी मैं बता दूं आपको, 40 मेट्रिक टन पर हेक्टर मिल रहा है, जो कि 80 मेट्रिक टन कम से कम चारा निकलना चाहिए, मतलब 50% लेस प्रोडक्शन है। ठीक है, कारण अलग अलग होंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम में लिमिटेशन है सूखा चारा। अभी देखिए, सूखा चारा हर एक किसान भाई के पास या पशुपालक के पास है, लेकिन वो सूखा चारा प्रॉपरली यूज नहीं होता। ऐसे के ऐसे खिलाया जाता है जो उसे हजम नहीं होता, या हजम हो भी गया तो फायदा नहीं करता जानवर के लिए। तो इसीलिए सूखा चारे को ठीक से प्रॉपर ट्रीटमेंट या कोई उसमें बढ़ोतरी करके वैल्यू बढ़ा के हमें खिलाना चाहिए। तीसरी बात है, अवेलेबल फीड रिसोर्सेज जो भी है वो प्रॉपरली बैलेंस नहीं होते और ठीक तरीके से यूज नहीं होता। और लास्टली, लगभग आप सभी को एक्सपीरियंस आता होगा, जो भी किसान भाई या पशुपालक यहाँ पे सुन रहे हैं, कि कैटल फीड मतलब पशु खाद में या खान पान व्यवस्थापन में लगभग 70 से 75% खर्चा होता है। मतलब 1 लीटर दूध प्रोड्यूस करने के लिए जो भी खर्चा आता है XYZ, उसका 70 से 75% खर्चा खान पान के करीब आता है। तो आप मान लो बाकी 25% में वो जानवर की हेल्थ है, बाकी का खर्चा मैनेजमेंट है, लेबर है, इलेक्ट्रिसिटी है, बाकी का खर्चा और मुनाफा, ये सब चीजें सिर्फ 25 से 30% में आती है। तो हमें क्या करना चाहिए? कहने का ये तात्पर्य है, आज जो मेन टॉपिक है उस पे आने के लिए मैंने ये आपको बैकग्राउंड जानबूझ के बताया। तो कहने का ये तात्पर्य है कि अगर खर्चा हम कैसे कम से कम कर सके और मुनाफा कैसा बढ़ा सके, बिना वो जानवर को कोई मतलब साइड इफेक्ट किए बगैर या उसका रिक्वायरमेंट कम करते हुए, तो इस पे हमें फोकस करना चाहिए। तो भाइयों, ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये फॉडर के सोर्सेस होते हैं, मतलब चारे के स्रोत या माध्यम होते हैं। जैसा क्रॉप रेसिड्यू, मतलब जो भी हम क्रॉप ले रहे हैं उसका जो बचा कुचा सूखा चारा है, वो लगभग 54% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है जानवर के लिए। दूसरी बात, कुछ लोग फार्मर्स या पशुपालक खुद चारा तैयार करते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन 28% है। और जो गायरान वगैरह होती है तो उसका 18% है। तो इस तरीके से ये अलग अलग माध्यम है चारे के। अभी दूसरी बात, किसान भाइयों के या पशुपालक के सामने चैलेंजेस क्या है?
पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे मतलब पशु खान के बारे में बताना चाहूंगा, खान पान के बारे में बताना चाहूंगा। जैसा कि फीड फॉडर शॉर्टेज, अभी आप लोग देखते होंगे कि जैसा इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है फीडिंग की, बहुत बार फीड और फॉडर मतलब चारा और पशु खाद उसका शॉर्टेज होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रोडक्टिविटी वो जानवर की कम होती है। बहुत बार हम देखते हैं उसमें बहुत सारे कारण होते हैं, जैसा कि ब्रीडिंग पॉलिसी ठीक से नहीं है, सीमन अच्छी क्वालिटी का नहीं है, नस्ल अच्छी क्वालिटी की नहीं सेलेक्ट की है, वो ब्रीडिंग बुल जो है वो अच्छी क्वालिटी का या अच्छा परफॉर्मर नहीं होता है। तो इसके कारण लो प्रोडक्टिविटी मतलब वो जानवर से उतना प्रोडक्शन हमें नहीं मिलता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप अच्छा सीमन यूज करते हो लेकिन उतना प्रोडक्शन इसीलिए नहीं मिलता कि आपका व्यवस्थापन गलत होता है। तो भाइयों इसीलिए ये सब चीजें देखना जरूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो चैलेंज हमारे सामने है, रिप्रोडक्टिव फेल्योर, मतलब जो जानवर समय पे गर्मी में आना चाहिए, गर्मी में आने के बाद उसे जब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, कृत्रिम रेतन करते हैं, तो कृत्रिम गर्भधारणा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो जानवर का रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है। तो इसीलिए उसके गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम है क्या, उसके स्त्री बीजांड में कोई प्रॉब्लम है क्या, या उसे कुछ कंडीशन होती है एनिस्टस मतलब गर्मी पे ही नहीं आती है, या रिपीट होती है मतलब आप एआई करते हो लेकिन फिर भी वो रिपीट होती है, कंसीव नहीं होती, एबॉर्शन होना, तो ये सब प्रॉब्लम जो है उसे रिप्रोडक्टिव फेल्योर कहते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया कि बायफ के पास जो एनिमल न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है, जिसका मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और चीफ थेमेटिक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रहा हूं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि हम इन सब चीजों पे काम करते हैं। और जनरली जैसा बाकी जगह पे रिसर्च जो होता है वो फंडामेंटल रिसर्च होता है, बेसिक रिसर्च होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो फील्ड यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, एक फील्ड एप्लीकेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो रिसर्च करते हैं वो फील्ड में कैसा काम आ सके इस पर हम फोकस करते हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के माध्यम से हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, इन्हीं चैलेंजेस में कुछ चैलेंजेस ऐसे मिल्क क्वालिटी इशू, बहुत बार प्रॉब्लम आती है कि दूध की फैट और एसएनएफ अच्छा नहीं आता है, क्योंकि किसान भाइयों को जो रेट मिलता है या पशुपालक को जो रेट मिलता है वो मिल्क क्वालिटी पे होता है, मतलब 3.5% फैट और 8.5% एसएनएफ अगर है तो उसका स्टैंडर्ड रेट आज की डेट में महाराष्ट्र में 34 रुपीज फार्मर को किया है, 34 रुपये। तो ये डिपेंड करता है कि मिल्क क्वालिटी कैसी है। बहुत जगह पर खान पान की वजह से मिल्क क्वालिटी गलत होती है, तो उसे सुधारना हमारा काम है। दूसरा चैलेंज अभी सबके सामने ग्लोबली बोल सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन, मतलब जो हम देख रहे हैं तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, उसमें हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इश्यू है जो हमारे सामने चैलेंज बोल के उभर कर आया है, दूसरा है शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटी फॉर द डिसीज डायग्नोस्टिक। मतलब क्या है, आपके जानवर में आप खान पान अच्छा कर रहे हो, व्यवस्थापन कर रहे हैं, लेकिन वो जानवर जानवर ज्यादा बीमार पड़ रहा है, या उसे कुछ ऐसी बीमारी है जैसे ब्रुसेलोसिस की बीमारी है, ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी की बीमारी है, तो जो जानवर से आपको भी हो सकती है। इसीलिए हम इन चीजों पे ध्यान देना जरूरी है कि जानवर का रोग निदान होना भी बहुत जरूरी है। तो भाइयों इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे परम पूज्य डॉक्टर मनीभाई जी देसाई जो फाउंडर है, उनको मैं रियली तहे दिल से सलाम करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी बदौलत आज पिछले 56-57 सालों से हम रूरल डेवलपमेंट में या ग्रामीण विकास में काम कर रहे हैं और आप तक पहुंच रहे हैं। तो हमारे मनीभाई जी की दूरदृष्टिता के कारण ये सब बात संभव हो चुका है। तो उनको नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि अप्रोचेस क्या होने चाहिए। मतलब अभी हमने अब तक देखा कि ग्रामीण विकास में पशुधन का क्या महत्व है, उसके बाद हमने देखा कि कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पे हमने बात की पशु पोषण या पशु आहार में क्या महत्व है, अभी उसमें चैलेंजेस क्या है यहाँ तक हमने देखा, लेकिन आगे देखना है कि उसके लिए अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारी आगे की नियति या स्ट्रेटेजी क्या डिसाइड करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने कुछ चीजों में इसको डिवाइड किया है। जैसा पहला है न्यूट्रिशन, माने पशु पोषण या पशु आहार। अभी मेन मुद्दे पर अपने आ रहे हैं, मेन सब्जेक्ट पर आ रहे हैं हम लोग। भाइयों आपको मैं बता दूं कि इसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप जानवर को अपने से पहल कीजिए। जैसा जानवर को खुद समझ कर देखिए कि वो जानवर भी एक इंसान की तरह है, सिर्फ उसकी शरीर रचना अलग है जिसे हम एनाटॉमी बोलते हैं, उसको 4 कंपार्टमेंट का पेट बना है, अपना सिंपल कंपार्टमेंट का पेट है। तो इस तरीके से अगर जब तक आप उसको उस एंगल से नहीं देखोगे उसकी तकलीफें आपको समझ में नहीं आएंगी। अभी देखिए, हम सुबह से शाम नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, रात का खाना कर रहे हैं, बीच में कुछ स्नैक्स खा रहे हैं, चाय ले रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं?
और सुबह से शाम तक हम काम करते हैं, बात करते हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये सब किसके कारण होता है? क्योंकि इसमें एनर्जी लगती है, बहुत सारे पौष्टिक तत्व लगते हैं, वो पाने के लिए न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वैसे ही जानवर के बारे में होता है। न्यूट्रिशन माने जो जानवर को आप कुछ इंपॉर्टेंट पोषक तत्व लगते हैं, वो पाने के लिए जो आहार देते हो उसे हम आहार बोलते हैं। और वो संतुलित आहार किसे बोलते हैं? संतुलित मतलब एक आप फिक्स कर लीजिए कि संतुलित मैंने जितना चाहिए उतना, बहुत ज्यादा दे दिया तो इसका मतलब वो संतुलित नहीं है। तो इस तरीके से रिक्वायरमेंट की, अगर आप सोचिए हम 5 बंदे लाइन में खड़े हैं और सबको बोला कि आप 5-5 रोटी खाना है, पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि कुछ की कैपेसिटी है कि 1 रोटी खाएगा, कुछ 2 खाएगा, कुछ 3 खाएगा, और हो सकता है कुछ 5 खाएंगे। ये अपने अपने कार्यों पर निर्भर करता है। वैसे जानवर में हर एक को सेम तरीके का या सेम तरीका डाइट नहीं देना है, आहार सेम तरीके का नहीं देना है। इसलिए उसे हमें क्या करना चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट की हिसाब से हमें आहार देना है। तो इस तरीके से आज की डेट में जो प्रिसीजन फीडिंग कंसेप्ट आई है, वो बहुत ही अच्छी कंसेप्ट है। प्रिसीजन मतलब जैसा आप पोल्ट्री में देखते होंगे, पोल्ट्री में क्या होता है, प्री स्टार्टर देना है, स्टार्टर देना है, फिनिशर देना है, क्योंकि उसका कार्य क्या है उस हिसाब से फीड बदला जाता है, इसलिए उसको प्रिसीजन फीडिंग कहते हैं, जिसमें सब पौष्टिक तत्व बैलेंस होते हैं। वैसे बड़े जानवर में या गाय भैंसों में या भेड़ बकरियों में भी प्रिसीजन फीडिंग करना बहुत जरूरी है, राशन बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ एडॉप्शन ऑफ कुछ टेक्नोलॉजीज, अभी इतने सारे तकनीक या टेक्नोलॉजी निकली है, वो आप लोगों ने लेना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए अपने फार्म पे। तो इस तरीके से ये अप्रोच हमारा रहना चाहिए। दूसरी बात, और एक चीज मैंने बताई थी कि मुख्य स्रोत जो पशु आहार का है वो सूखा चारा जो फार्मर के पास मिलता है, लेकिन वो सूखे चारे की क्वालिटी या गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है, इसलिए वो हजम नहीं होता, हजम हुआ तो वो दूध बढ़ाने में कार्य नहीं करता। तो हमें देखना चाहिए कि उसकी गुणवत्ता या क्वालिटी बढ़ाने के लिए कुछ मेथड्स है, हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, जैसा कि पानी में भिगोना, चाफिंग करना, छोटे टुकड़ों में कट करना, उसके बाद उसे कुछ प्रक्रिया करना, यूरिया ट्रीटमेंट है या ओजोन ट्रीटमेंट है, तो इस तरीके से अलग अलग ट्रीटमेंट उसको हम कर सकते हैं। भाइयों, मैंने पहले ही आपको बोला है कि कुछ तकनीक या टेक्नोलॉजी जिसे हम फीड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो आपके लेवल पर पहुंचना बहुत जरूरी है। और बायफ के माध्यम से हम यही प्रयास करते हैं। जैसे उर्ली कांचन में कुछ भी रिसर्च किया, यहाँ पे कुछ भी नया तकनीक आया, तो फील्ड में कैसे दोहराया जाए। आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अभी मैं मध्य प्रदेश में पिछले हफ्ते लगभग 3 दिन था, ग्रासिम जो वहां पर है, आदित्य बिरला का ग्रुप, उनके यहाँ 1,000 गायों का पर्टिकुलरली उसमें जो स्ट्रे एनिमल है उनको रखने की भी व्यवस्था की गई है, और नए गाय भी वो ले रहे। तो कहने का ये तात्पर्य आ गया है कि वहां पे जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी हम काम करते हैं। और वहां पे ऐसे ही तकनीक हमने उनको बताई, जैसा कि अभी साइलेज मेकिंग का एंटरप्रेन्योर मॉडल उनको समझाया, वो अडॉप्ट करने के लिए वो तैयार हो गए। उसके बाद किसान मार्ट जो है अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलने के लिए वो करने के लिए तैयार है। मिल्क एटीएम कंसेप्ट वो करने के लिए तैयार है। तो इसीलिए हमें भी बदलाव आना जरूरी होता है। देखिए, देश में बदलाव कब आता है? सिर्फ अकेले किसी बंदे ने काम करके बदलाव नहीं आता, हम और आप मिलकर काम करेंगे तभी बदलाव आएगा। इसलिए किसान भाइयों से मेरी गुजारिश है, ये सब जो तकनीक है या टेक्नोलॉजीज है उसको जब तक आप अडॉप्ट नहीं करोगे, सिर्फ आज लेक्चर सुना, यहाँ का यहाँ छोड़ दिया, भूल गए कल, ऐसा नहीं है। किसी को भी बाद में भी कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरा नंबर भी मैं व्हाट्सएप शेयर करता हूँ, जिससे हम बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, और आपकी तकनीक प्रॉब्लम निपटाने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। तो भाइयों, यहाँ पे कुछ फिट टेक्नोलॉजीज के इश्यूज मैंने दिए, आगे हम बात करेंगे, लेकिन ये सिर्फ लिस्ट बताई है यहाँ पे मैंने। जैसा कंप्लीट फीड मतलब संपूर्ण आहार क्या होता है। उसके बाद बहुत सारी जगह पे, जैसा आप पंजाब में देखते हैं, मध्य प्रदेश में देखते हैं, वहां पर हमने देखा कि सूखा चारा अवेलेबल है, लेकिन बड़ी ट्रक में वो कितना आप कैरी करोगे, ट्रांसपोर्ट करोगे, इसलिए उसको बेलिंग कैसे करते हैं, ओजोन ट्रीटमेंट कैसे करती है, स्टीम ट्रीटमेंट कैसे करती है, उसी के साथ यूरिया ट्रीटमेंट क्या होती है, अलग अलग कल्चर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यूरिया मोलिसिस के मिनरल ब्लॉक कैसे बनाते हैं, राशन बैलेंसिंग क्या है, अजोला ट्रीटमेंट क्या होती है, अजोला सप्लीमेंट क्या होता है। ऐसे बहुत सारे फीड तकनीक या टेक्नोलॉजीज है। यहाँ पे आप फोटोग्राफ्स के साथ देख सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया है। पहले फोटोग्राफ में आप देखिए, कर्सर मैंने वहां पे लिया है, तो ये जो है वो कंप्लीट फीड बोलते हैं। तो संपूर्ण आहार कैसे बनाना है, ब्लॉक फॉर्म में बनता है, पेलेट में बनता है, उसके बाद ओजोन ट्रीटमेंट के लिए इतनी सारी सामग्री लेके कैसा आप कर सकते हो,
यूरिया ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो, स्टीम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो, इसके बारे में हम विस्तृत से अभी आगे जानकारी लेते हैं। लेकिन ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके की तकनीक या टेक्नोलॉजीज आपने फील्ड लेवल पे इंप्लीमेंट करनी चाहिए। दूसरी बात है ओजोन ट्रीटमेंट। अभी हम एक एक टेक्निक देखेंगे भाइयों। मैं ये थोड़ा सा लेटेस्ट टेक्निक आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि महाराष्ट्र में आईआईटी मुंबई और वेटनरी यूनिवर्सिटी जो है, महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेस यूनिवर्सिटी नागपुर, उनके साथ हमने एक प्रोजेक्ट किया था, जिसमें हमने एक तकनीक उभर कर आ गई, सामने लाई, साइंटिफिकली हमने प्रूव करके दिखाई, जिसे कहते हैं ओजोन ट्रीटमेंट। हमने क्या किया, विदर्भा एरिया में जो भी वहां पे कपासी का जो क्रॉप लेते हैं, कॉटन जिसे बोलते हैं, तो कपासी मतलब कॉटन निकालने के बाद क्या होता है कि जो दंडिया बचती है वो हजम नहीं होती है जानवर को, तो वो खिला नहीं सकते, हार्ड होती है, तो उसको हम ओजोन ट्रीटमेंट देके उसका इस्तेमाल संपूर्ण आहार की पेलेट या ब्लॉक बनाने में इस्तेमाल किया, और उसके साइंटिफिक ट्रायल लगभग 5 ग्रुप के एनिमल पर हमने कंडक्ट की, और उसमें हमने ये पाया कि 25% तक ओजोन ट्रीटमेंट जो कॉटन स्टॉक को किया है, वही दंडिया कंप्लीट फीड के तौर पर अगर जानवर को खिलाई जाती है, तो उसमें जानवर में दूध अच्छा बढ़ोतरी होती है। उसके साथ ये जो निकृष्ट दर्जे का चारा है, उसकी क्वालिटी या गुणवत्ता बढ़ाने में भी मदद होती है, और इस तरीके से ओवरऑल वो जानवर को बहुत फायदा करता है। तो इस तरीके से भाइयों ये एक इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आप देखते हैं मतलब इसका कृषि दर्शन में भी वीडियो आपको दिखेगा, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे भी हमारे चैनल्स रहते हैं। देखिए ये ओजोन ट्रीटमेंट के कुछ फोटोग्राफ्स मैंने दिखाई। इसमें एक छोटा सा प्लांट लगता है, ओजोन जनरेटर लगता है, और सिंपल तरीके से आपके पास जो भी अवेलेबल माध्यम है, जैसा कि सूखा चारा अवेलेबल होता है, पशु खाद के अलग अलग माध्यम अवेलेबल होते हैं, या रेडीमेड पशु खाद ले सकते हैं, और वो इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं कि जानवर उसे बड़े ही चाव से खाता है, जिससे उसका पेट भी भरता है, उसके बाद दूध में बढ़ोतरी होती है, और तीसरी बात, जो सूखा चारा आप खिलाने के लायक नहीं था, उसको आप खिलाने के लायक ही नहीं, हजम करने के लायक बनाते हैं, और दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने में काम करता है। तो इस तरीके से इसमें मैंने कुछ और टेक्निक डिटेल दिया है, ऐसे प्लांट होता है, ऐसे पेलेट बनता है, तो ये आप विजिट भी कर सकते हैं, उर्ली कांचन में देख सकते हैं। अभी दूसरा तकनीक है भाइयों, जैसा कि फीड प्रोसेसिंग, मतलब कंप्लीट फीड कैसे बनाना है। देखिए बहुत बार मैंने बोला कि सूखा पड़ता है, मतलब वहां पे बारिश नहीं होती, हरा चारा मिलता नहीं है, घास नहीं उगती है, तो उस एरिया में जो संपूर्ण आहार के आप ब्लॉक्स देख रहे हैं, वो बहुत काम में आते हैं, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट फीड ब्लॉक। भाइयों कंप्लीट फीड ब्लॉक मतलब इसमें दो ही चीजें होती है, एक सूखा चारा, जो भी आपके पास सूखा चारा है, और पशु खाद अगर रेडीमेड है वो, अदरवाइज पशु खाद बनाने के लिए जो भी खली लगती है, मक्का लगता है, गेहूं का भूसा लगता है, वो सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम लगभग 40% पशु खाद या पशु खाद के घटक लेते हैं, और 60% सूखा चारा लेते हैं। इन दोनों का मिक्सचर और फॉर्मूला प्रॉपर करके इसमें हम ऐसे ब्लॉक्स, मतलब ब्लॉक्स भी बना सकते हैं, या नीचे हमने अपने लेफ्ट साइड में देखा होगा ऐसे पेलेट्स भी बना सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा है ये, इसकी क्वालिटी या गुणवत्ता अच्छी नहीं होती, वो सुधर जाती है, हजम होता है, दूध में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि वो पशु को कुछ भी ना मिलने के बजाय अच्छा संतुलित आहार मिल जाता है, जिसके कारण उनका फीड इंटेक बढ़ता है, मतलब वो फीड चाव से खाते हैं, जिसके कारण उनमें अच्छा ग्रोथ रेट होता है, दूध की बढ़ोतरी होती है, और डाइजेशन अच्छा होता है। अभी भाई लोग दूसरा है कि और एक तकनीक, इसलिए पहले स्लाइड पे भी मैं रिपीट करना चाहूंगा कि इस तरीके से आप फीड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस तरीके से फीड ब्लॉक या कंप्लीट फीड ब्लॉक बना सकते हैं। अभी इसमें कुछ किसान इकट्ठा आकर, जो आप फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती है, उन वो बना के आप बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज को प्रपोजल लिख सकते हैं, आपको सब्सिडी भी मिलेगी, आपका खुद का यूनिट तैयार होगा, और जो भी आपके एफपीओ के मेंबर बनेंगे, 100 150 लोग या 600 लोग, 1000 लोग, उनको भी इसका फायदा होगा, और आपकी बचत हो जाएगी। तो इस तरीके से कंप्लीट फीड यानी संतुलित आहार पे आप ध्यान दीजिए। दूसरा है बेलिंग। बहुत सारी जगह पे, अभी मैंने एमपी में भी देखा कि इतना सारा जो क्रॉप रेसिड्यू मैंने गेहूं का भूसा होता है, उसे आप कैसा लाएंगे, अगर महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट करना है या कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट करना है, तो इस तरीके से अगर आप बेलिंग करते हैं, बेलिंग के मशीन आते हैं, तो उसकी वजह से हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है,
और जो एक जगह से दूसरी जगह भेजने में आसानी होती है। अगर ये सब मिलके ऐसे आपने मशीन लाया, किसानों के पास गए, वो चारा काट के आप उसका बेल बनाओ और उसका मुनाफा आप बेच कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेलिंग एक इम्पोर्टेंट तकनीक है। दूसरा है, जहाँ पे शुगर फैक्ट्री होती है, मतलब जहाँ पे चीनी बनती है, तो वो शुगर फैक्ट्री में ऐसा बगास, मतलब गन्ने का जूस निकालने के बाद जो भी रेसिड्यू बचता है उसे बगैस बोलते हैं। तो बगैस इस्तेमाल करके आप इस तरीके का संतुलित आहार बना सकते हैं, जिसके कारण हमने ये थियोरेटिकल नहीं है। आपने सुना होगा महाराष्ट्र में इतनी बड़ी लॉबी है कोऑपरेटिव शुगर इंडस्ट्री की, शुगर फैक्ट्री की। ऐसे 2-3 जगह पे हमने ट्रायल लिए, इस तरीके का हमने मॉडिफाइड एक स्ट्रक्चर बनाया, और जो यशवंत सहकारी साकर कारखाना है पूना के नजदीक, वहां पे सक्सेसफुली हमने करके भी दिखाया। लेकिन इसमें एक ही है पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी हो या शुगर फैक्ट्री की पॉलिसी हो, इन्होंने इस तरीके से एफपीओ या किसानों को साथ लेके अगर ये तकनीक आगे बढ़ाई तो बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा कॉस्टिंग कम करने में। दूसरी बात, यूरिया ट्रीटमेंट। भाई लोग, आपने देखा होगा हर जगह पर आपको इस तरीके का जो क्रॉप रेसिड्यू है उसका वैल्यू कैसा बढ़ाएंगे, तो उसके लिए बहुत सारी तकनीक है। लेकिन जो हम कई सालों से करते आ रहे हैं वो यूरिया ट्रीटमेंट होता है। तो यूरिया ट्रीटमेंट क्या है? जैसा आपने देखा होगा कि जो भी क्रॉप रेसिड्यू मिलता है, वो क्रॉप रेसिड्यू के लिए यूरिया ट्रीटमेंट देने के 2-3 फायदे होते हैं। नंबर एक, कि उसकी पौष्टिकता बढ़ती है। नंबर दो, जिसके कारण वो हजम होने में आसानी होती है और जानवर चाव से खाता है, क्योंकि उसमें जो हम घटक मिलाए जाते हैं, जैसा आप जानते होंगे, गुड़ या गुड़ का पानी मिलाते हैं, या मोलासेस मिलाते हैं, खनिज मिश्रण यानी मिनरल मिक्सचर मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं। तो इसके कारण इसकी यूरिया ट्रीटमेंट करने की जो पद्धति है उसमें भी अभी बदलाव आ चुके हैं। लेकिन एक सलाह देना चाहूंगा, यूरिया ट्रीटमेंट कैसे करना है वो मैं शॉर्ट में बताता हूँ, लेकिन पहले ही बताता हूँ कि 6 महीने के ऊपर के जानवर को ही खिलाना है। 6 महीने के अंदर के बछड़े को नहीं खिलाना है, अदरवाइज पॉइजनिंग या टॉक्सिसिटी हो सकती है। अभी वो बनाते कैसा है, जैसा अगर आपने 100 किलो सूखा चारा लिया तो उसके लिए छोटी सी सामग्री लगती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जैसे कि यूरिया, सबसे बड़ी बात है 4% तक यूरिया अलाउड है, लेकिन मैं उल्टा ही बोलता हूँ कि आप 2 किलो यूरिया लीजिए सिर्फ 100 किलो के लिए, उसमें 50 लीटर पानी में वो घोल कर दीजिए। यूरिया को टाइम लगता है घोलने में। उसी घोल में या सॉल्यूशन में आप 1 किलो गुड़ डाल दीजिए, 1 किलो मिनरल मिक्सचर या खनिज मिश्रण, और दूसरी बात उसमें आप नमक डाल दीजिए। और ये सब घोल करने के बाद जो सूखा चारा आपको काट के लेना है, चाफिंग करना है, और उसमें ये सब मिला के मिक्स करके दबा दबा कर हवा निकाल कर आपको उसको ढकना है प्लास्टिक पन्नी से, ताकि हवा अंदर ना जा सके। और सिर्फ 21 दिन बाद आपको निकालना है और जानवर को खिलाना है। एक आधा दिन स्मेल आएगा उसका, वो स्मेल जाने दीजिए। बदबू तो नहीं बोल सकते, लेकिन यूरिया की स्मेल होती है, तो वो जाने दीजिए और फिर जानवर को खिलाए। इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, छोटे बछड़े को नहीं देना है 6 महीने तक। अभी इसके बाद दोस्तों दूसरा आता है, यूरिया ट्रीटमेंट की बजाय आज के डेट में ऐसे कुछ कल्चर निकले हैं, माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स बोलते हैं, कि जिसका इस्तेमाल करके आप वो जानवर को सूखा चारे की ट्रीटमेंट करके सूखा चारा दे के वो जानवर का आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया है, मैं किसी की यहाँ पे मार्केटिंग नहीं करने वाला हूँ, लेकिन अवेलेबल ऐसे ब्रांड थे इसलिए मैंने एग्जांपल दिया है। तो इससे क्या होता है, ये कल्चर आधा लीटर और 1.5 लीटर पानी लेना है, और 100 लीटर चारे के लिए सूखा चारा आपको लेना है। आप एक काम कर सकते हो, ये उसमें घोल करके मिक्स करना है और दैट्स इट। सुबह का मिक्स किया हुआ शाम को दीजिए, शाम का सुबह दीजिए। ऐसा इंस्टेंट कल्चर या सॉल्यूशन अभी निकले हैं, वो आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कारण उसका फायदा होगा। अभी भाइयों, सबसे बड़ी बात होती है साइलेज मेकिंग, मतलब साइलेज कैसे बनाना है। तो जैसे हमने जानते होंगे, साइलेज मतलब मुर्गास जिसे बोलते हैं, या यूं कहिए कि ये जानवर के लिए आचार बना रहे हैं हम लोग। तो ये आचार जो जानवर को बनाते हैं उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसा अभी हम लोग क्या करते हैं, जब आम का सीजन होता है तब हम अचार बनाते हैं, लेकिन साइलेज का भी मकसद वही था, जब बारिश के सीजन में ज्यादा चारा तैयार होगा तो वो वेस्ट ना जाए और वो हम संभल कर रख सके, इसलिए उसको कंजर्वेशन मेथड बोलते हैं। इसलिए साइलेज या मुर्गास बोलते थे, लेकिन आज के डेट में रेगुलरली साइलेज और मुर्गास बनाते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं।
अभी वो बनाते कैसे हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको चारा काट कर लाना है, अभी दो पद्धति है। एक शॉर्ट टर्म की जो पद्धत निकली है जिसमें हम कल्चर यूज करते हैं, और दूसरा ट्रेडिशनल जो पद्धत हमारी है जिसमें मतलब 40 से 45 दिन लगते हैं। वो दोनों पद्धति मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बाकी प्रोसीजर सेम है। आपको आपके खेत से चारा निकाल के या काट के लाना है, उसे 10-12 घंटे के लिए या 8-10 घंटे के लिए ऐसे ही जमीन पर बिछाना है, छाव में रखिए, ताकि उसका मॉइस्चर निकल जाए। क्योंकि जब हम साइलेज बनाते हैं तब उसका मॉइस्चर 60 से 65% के ऊपर मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए 60 से 65% तक की मॉइस्चर आने के लिए यह सब प्रयास हमें करना है। उसके बाद 8-10 घंटे बाद आपको क्या करना है, जो पुराने मेथड में हम क्या कर सकते थे कि उसमें घोल बना के मिनरल मिक्सचर, नमक और गुड़ का पानी डाल के उस पर छिड़कना है, और वो दबा दबा कर किसी बैग में या किसी बंकर में या किसी प्लास्टिक के ड्रम में डालकर उसे ढकना है, पूरा हवा निकालकर लगभग 40 से 45 दिन तक। और फिर वो अच्छी क्वालिटी का साइलेज बनेगा। लेकिन आज के डेट में जब हम साइलेज कल्चर यूज करते हैं तो उसका फायदा ही वही है कि मैक्सिमम 17-18 दिन में तैयार होगा, या 20 दिन तक आपको रेडीमेड साइलेज मिलेगा। तो इसलिए अभी हम साइलेज का एक एग्जांपल देखते हैं। तो चारा काटने के बाद इस तरीके का ये साइलेज की पाउडर भी आता है कल्चर की, और लिक्विड भी आता है। आप जो अच्छा लगे, अच्छी क्वालिटी का देख के लीजिए, अच्छे ब्रांड का देख के लीजिए। तो उसको आपका गोल बना के बाकी सामग्री जैसे मैंने बताई उसमें डालकर आप हरे चारे का साइलेज बना सकते हैं। अभी ये जो हरे चारे का साइलेज बनेगा, उसमें अलग अलग मेथड्स है, लेकिन इन जनरल एक कॉमन मेथड मैंने आपके सामने दर्शाई है। सिर्फ ध्यान दो तीन चीजों का रखना है। गोल अच्छे तरीके से होना चाहिए। दूसरी बात, जो मिनरल मिक्सचर आप डाल रहे हो, घोल डाल रहे हो या साइलेज का कल्चर डाल रहे हो, वो प्रॉपर मिक्स करना है। और नीली बैग आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरीके के बैग आजकल मार्केट में अवेलेबल है। ये बैग में ठीक से डालकर उसे दबा दबा कर पैरों से हवा निकालनी है, ताकि उसमें कोई हवा ना रहे और अच्छी क्वालिटी का साइलेज बन सके। और ऐसा 17 से 20 दिन रखेंगे तो बाद में आपका साइलेज तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से भाइयों आपसे गुजारिश है कि आप साइलेज ले लीजिए, साइलेज बनाइए। यहाँ पे मैं दो ऑप्शन आपको देना चाहूंगा। किसान लेवल पर या पशुपालक के लेवल पर घर पे बनाना, ये एक बात हो गई। दूसरा, ऐसे कुछ लोग इकट्ठा कर ऐसे मशीन है जो 4 लाख 5 लाख में मिलती है, उसमें आपको किसान के खेत में जाकर वहां पे आप साइलेज बना के दे सकते हो, या आप खुद किसानों से प्रोक्योर करके बड़ी बड़ी डेयरी फार्म्स को आप दे सकते हो। मतलब एक रोजगार रोजगार का माध्यम आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है इसमें, जो कि साइलेज इंडस्ट्री आजकल उभर कर आ रही है। तो इस तरीके से साइलेज हो गया। और एक चीज है टोटल मिक्स राशन। मतलब क्या होता है, अभी देखिए, टोटल मिक्स राशन माने जानवर को हम अलग अलग आहार का माध्यम दे रहे हैं, जिसमें हरा चारा, उसमें दो प्रकार होते हैं, सूखा चारा, पशु दाना या पशु खाद, मिनरल मिक्सचर, ये हम अलग अलग से दे रहे हैं, 2-3-4 टाइम में बार। तो इसको इसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं, यही सब इकट्ठा करके, जैसा आप जानते हैं सीमेंट रोड का अगर कंक्रीट करना है तो उसके लिए उसमें गिट्टी आ गई, खड़ी आ गई, सीमेंट आ गया, पानी आ गया, वो कैसा मिक्सचर करके खिला मतलब रोड पर बिछाते हैं या किसी भी कंस्ट्रक्शन में बिछाते हैं, उस तरीके से जानवर को ये सब चीजें इकट्ठा मिक्स करके अगर आप दे देते हैं तो उसे हम कहते हैं टोटल मिक्स राशन। अभी आप बोलोगे कि इसके फायदे क्या है। इसका फायदा यह है कि जो चीजें अभी देखिए हमारे खाने में कुछ चीजें होती है हमारे पसंद नहीं होती, लेकिन मजबूरन फिर हम नहीं खाते या छोड़ देते हैं। वही अगर आप एक साथ उसका एक तरीके का अगर मिक्सचर करके खाते हैं तो जो चीज पसंद नहीं है वो भी खाई जाती है, और उसका फायदा हेल्थ सुधारने में होता है। उसी तरीके से टोटल मिक्स राशन की वजह से जो चारा अच्छी क्वालिटी का नहीं वो भी अच्छी तरीके से जानवर खा सकता है, वेस्टेज नहीं होता है। तो आपने सुना होगा बेली, बेली मतलब उसका ब्लॉक, तो टीएमआर के भी बेली भी आते हैं, पेलेट मतलब कांडी भी आती है उसकी, या एज इट इज सिर्फ मिक्स करके आप एक साथ सभी चीजें दे सकते हैं, जिसे मैश फॉर्म बोलते हैं। तो इस तरीके से टोटल मिक्स राशन आप अपने जानवर को दे सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है, इसके कारण बहुत सारे फायदे हैं, जो कि जानवर अच्छी तरीके से खाएगा, दूध अच्छा देगा, उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिला, इसीलिए रिप्रोडक्शन अच्छा होगा, समय पर गाभिन रहेगी, बच्चा या बछड़ा अच्छा पैदा होगा। इस तरीके से ये टोटल मिक्स राशन के फायदे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है राशन बैलेंसिंग।
भाइयों मैंने पहले ही बोला था, न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है पशुपालन का। तो इसके कारण न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंट अंग है राशन बैलेंसिंग। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, आपको तकनीकी अगर नॉलेज नहीं है तो देने का काम हम लोग करते रहते हैं, लेकिन आपके लेवल पे जब हमें देना होता है, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट जब हम आपके पास आते हैं, तो हम जनरली कहते हैं कि भैया आपके पास कौन से चारे अवेलेबल है, कौन सा फीड माध्यम अवेलेबल है, कौन सा खनिज मिश्रण या मिनरल मिक्सचर अवेलेबल है। उस हिसाब से हम प्रयास करते हैं कि आपको एक तकनीकी सलाह दें कि उसी माध्यम को इस्तेमाल करते हुए, तो हम क्या करते हैं, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसा मोबाइल अभी सबके पास है, देहात हो या शहरी भाग हो, सबके पास मोबाइल है, एंड्रॉइड है, आईओएस है, आजकल आईफोन का क्रेज है। सब में वो फैसिलिटीज होती है कि आप, जैसा कि एंड्रॉइड या आईओएस सिस्टम में प्ले स्टोर में जाके आप अलग अलग ऐप डाउनलोड करो। उससे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि फीड चार्ट है, उसके बाद बहुत सारे, मतलब जैसे अलग अलग एजेंसीज ने ऐप तैयार किए हैं, तो उसमें अगर आप जाते हो तो वहां पे आपके एनिमल का डिटेल सेलेक्ट करना है, मतलब कौन सी जाति का ब्रीड है, उसके बाद उसका दूध कितना है, फैट कितना है, एसएनएफ कितना है, और उसके बाद नेक्स्ट बटन दबाते ही आपको आ जाएगा कि उसके लिए आपके पास कौन कौन से अवेलेबल माध्यम है, जैसा कि हरे चारे में क्या है, एक बीज में कौन सा है, द्वे बीज में कौन सा है, सूखा चारा कौन सा है, पशुदाने के माध्यम कौन से है, या रेडीमेड पशुदाना है। ये सब डालने के बाद 1 से 2 मिनट में वो आपको बताएगा कि आप हरा चारा इतना, ये इतना खिलाइए। तो इसे कहते हैं राशन बैलेंसिंग। तो भाइयों आपसे गुजारिश है, इस तरीके से मोबाइल का सदुपयोग कीजिए। सिर्फ सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील डालने के लिए, देखिए मैं भी खुद सोशल हूँ, बहुत सोशल हूँ। मैं इंस्टा पे हूँ, एफबी पे हूँ, स्नैपचैट पे हूँ, सब जगह पे हूँ। लेकिन इसी के साथ मैं टेक्निक में भी काम करता हूँ, टेक्निकल चीजें भी डालता रहता हूँ। तो आपसे गुजारिश है, सिर्फ एंजॉय करने के लिए रील बनाना ठीक है, लेकिन किसी अच्छे रील का, किसी अच्छी पब्लिसिटी बैकग्राउंड का आप इस्तेमाल करके लीजिए, ताकि आपका पशुपालन का व्यवसाय अच्छी तरीके से हो सके। दूसरी बात है भाइयों, ये राशन बैलेंसिंग का तकनीक मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। अभी आपके दिमाग में आएगा कि सर हमारे लिए आप 10 लीटर दूध देने वाले जानवर के लिए क्या सलाह रहेगी, मतलब बैलेंस राशन कैसा देना चाहिए। एक इन जनरल ओवरऑल सिनेरियो आप देख रहे हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ पे कुछ सजेशन दिया हूँ। जैसा कि 10 लीटर अगर दूध देने वाला जानवर आपके पास है, तो अलग अलग चीजें उसमें होती है। जैसा आपको पता है, एक बीज हरा चारा होता है, जिसमें उदाहरण के तौर पर हम दे सकते हैं मक्का, मतलब मेज, ज्वारी, बाजरी, नेपियर और ओट, ये सब चीजें एक बीज में आते हैं। एक बीज माने क्या है, टेक्निकली देखेंगे तो उसमें एनर्जी का माध्यम ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा मात्रा में लगते हैं। दूसरी बात है द्विबीज हरा चारा। द्विबीज हरा चारा मतलब कौन सा होता है, लूसन हो, बरसीम हो, या चौली जिसे बोलते हैं वो चौली है। तो इस तरीके से द्विबीज हरा चारा वो भी जरूरी है। वो किसके लिए होता है, तो वो इसीलिए जरूरी होता है कि जिसकी वजह से वो जानवर को प्रोटीन या प्रोटीन मिलता है। और इसके कारण दोस्तों, ये आपको जानवर को ये सब चीजें देना बहुत जरूरी है। दूसरी बात और एक इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि इसी के साथ पशु खाद्य भी जानवर को देना बहुत जरूरी होता है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और दूसरा होता है सूखा चारा, जानवर को जो भी है वो सूखा चारा भी जरूरी होता है, और खनिज मिश्रण। तो ओवरऑल ये हम देते हैं। अभी ये आहार के माध्यम देने का फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि वो जानवर को कुछ पौष्टिक तत्व मिलते हैं। वो पौष्टिक तत्व कौन से होते हैं, एक सबसे बड़ा पौष्टिक तत्व होता है ऊर्जा एवं एनर्जी। वो मिलता किस चीजों से, एक बीज हरा चारा और पशु खाद्य के माध्यम से। और वो हर एक प्रक्रिया के लिए, जानवर के लिए जरूरी होता है, मतलब दूध देना है, प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन है, सबके लिए वो जरूरी होता है। इसलिए ये मात्रा फिक्स की गई है। दूसरा होता है, दूसरा पौष्टिक तत्व जानवर को मिलता है प्रोटीन एवं प्रोटीन। प्रोटीन देखिए, अभी आप लोग कुछ जिम करते होंगे, हम भी जिम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे मसल बिल्डिंग के लिए हम कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं। वैसा ही जानवर के लिए बहुत सारे कार्य करने के लिए प्रोटीन या प्रोटीन लगता है, इसलिए प्रोटीन का माध्यम होता है द्विबीज हरा चारा। तो इस तरीके से हमें ये सब चीजें बहुत देना जानवर को जरूरी पड़ता है। तीसरा पौष्टिक तत्व होता है तंतुमय पदार्थ या क्रूड फाइबर।
इसलिए सूखा चारा के माध्यम से वो जानवर को क्रूड फाइबर मिलता है, जो मदद करता है हजम करने के लिए। इसका कुछ मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। जैसे आप खुद से देख सकते हैं, अगर आप ज्वार की रोटी खाते हैं और गेहूं की रोटी खाते हैं रात को सोते वक्त, तो पेट हजम या पेट अच्छा साफ कब होगा? ज्वार की रोटी खाने के बाद, क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है। इसी तरीके से जानवर के लिए भी फाइबर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दूध की अगर फैट बढ़ानी है, एसएनएफ बढ़ाना है, तो वो सूखा चारा का सेवन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सूखा चारा खाने के बाद कुछ प्रकार के आम्ल निर्मित होती है, जो कि दूध की फैट बढ़ाने में मदद करता है। इसीलिए सूखे चारे से हमें पौष्टिक तत्व मिलता है, क्रूड फाइबर। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है फैट। फैट मतलब ऑयल की मात्रा। तो ऑयल की मात्रा किससे मिलती है जानवर को? जो हम पशु खाद्य दे रहे हैं या खली दे रहे हैं, उससे वो जानवर को फैट की माध्यम मिल जाता है। ये फैट क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आप जानते हैं, अभी फॉर एग्जांपल आपके सामने लाइए, अभी हम यहाँ पे मतलब ह्यूमन की बात करते हैं। अच्छे घर का एक छोटा सा बच्चा है, और अगर कोई दूसरे मतलब जहाँ पे कुपोषित बालक बोल सकते हैं, उन दोनों की तस्वीर आपके सामने लाइए, तो तस्वीर से आपको क्या लगेगा कि एक में अच्छा तेज दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसे पूरे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस में मिलते हैं। इसलिए वो बैलेंस न्यूट्रिशन में फैट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फैट की वजह से स्किन पर एक शाइनिंग आ जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। प्लस दूध की फैट बढ़ाने में और बाकी भी फैट के माध्यम से ओवरऑल हेल्थ अच्छी रखने में फायदा होता है। लेकिन एक ध्यान में रखना है, ज्यादा फैट भी देना अच्छा नहीं है। इसीलिए संतुलित अगर पशु खाद्य या पशु दाना देते हैं, तो वो सब चीजें संतुलित मात्रा में मिलती है। तो इस तरीके से ये चौथा तत्व हो गया कि फैट या ऑयल कंटेंट। और पांचवा तत्व है कि जो कहते हैं हम खनिज एवं विटामिन। ये खनिज और विटामिन का हम आगे बात करेंगे, हर एक कार्य के लिए लगते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए लगते हैं। लेकिन एक बात सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहता हूँ, खनिज मिश्रण 7 से 8 दिन बाद जन्मने के बाद या बच्चा पैदा होने के बाद मरने तक देना है। दूसरी बात, अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर देना है। लेकिन मिनरल मिक्सचर की वजह से रिप्रोडक्शन सुधरता है, मतलब समय पे गाभिन होना वगैरह वगैरह, और जिसके कारण दूध में बढ़ोतरी होती है। ये आप ध्यान में रखिए। अभी 10 लीटर का मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं। अगर क्रॉसब्रेड नस्ल वाली गाय है, जैसे एचएफ हो, जर्सी हो, उसका क्रॉसब्रेड है, तो 10 लीटर दूध देने वाली गाय के लिए एक बीज का जो हरा चारा कौन सा भी दे, वो लगभग 25 किलो देना पड़ेगा, और द्विबीज का 10 किलो। अभी देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसा टोटल हरा चारा जो लगता है, उसका 2 तिहाई भाग, मतलब 3 में से 2 भाग एक बीज देना है, और 1 तिहाई माने 1 भाग 3 में से द्विबीज देना है। तो इस तरीके से आपको ये दोनों भी चारा देना जरूरी है। अभी दूसरा भी एक बताता हूं, मतलब क्या हो गया 70% और 30%। उसका अगर उल्टा होता है, द्विबीज ज्यादा दिया तो क्या होगा? द्विबीज ज्यादा देके मतलब नहीं है, क्योंकि द्विबीज ज्यादा दे दिया तो उसको एनर्जी कम पड़ेगी, प्रोटीन बढ़ेगा जानवर को। लेकिन प्रोटीन अच्छा देना भी जरूरी नहीं, क्योंकि गैस से तैयार होंगे, हजम नहीं होगा। तीसरी बात, गाभिन गाय को अगर ज्यादा द्विबीज हरा चारा देंगे, ध्यान में रखिए, गाभिन गाय को अगर ज्यादा द्विबीज वाला हरा चारा देंगे, तो जिसके कारण वो गाय एबॉर्शन होने के चांसेस है। क्योंकि क्या रीजन क्या है? क्योंकि द्विबीज हरे चारे में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, वो ज्यादा होता है। लेकिन गाभिन गाय या भैंस में प्रोजेस्टेरोन की जरूरत होती है। अगर एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ गई, तो इसके कारण एबॉर्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक बीज और द्विबीज कितना देना है, उसी के साथ पशु दाना कितना देना है। तो ये जो संकरित गाय बोलते हैं हम इसे, तो इसके लिए 400 ग्राम प्रति लीटर, मान लीजिए 10 लीटर के लिए 400 ग्राम के हिसाब से 4 किलो, एवं शरीर पोषण हेतु आपको 1 किलो प्रतिदिन देना है। तो इस तरीके से देसी गाय में कम लगेगा, क्योंकि उनका कार्य अलग है, दूध की क्वालिटी अलग है, इसलिए उनमें वही मात्रा 300 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको प्रतिदिन देना है। अभी भैंसों में ज्यादा देना है, क्योंकि उनका कार्य और दूध की क्वालिटी अलग होती है, दूध में फैट ज्यादा होता है, तो भैंसों के लिए 500 ग्राम प्रति लीटर देना है। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला फॉलो करना है। अभी सूखा चारा, जैसे इन जनरल 3 से 4 किलो सूखा चारा जानवर के लिए देना पड़ता है। या तो गेहूं का दीजिए, चावल का दीजिए, ज्वार का दीजिए, बजरे का दीजिए, या कोई भी क्रॉप रेसिड्यू जो किसान के पास अवेलेबल है। लेकिन प्रयास कीजिए कि उसकी मतलब क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए, मैंने जो टेक्निक बताए उसका इस्तेमाल करके।
तो इस तरीके से एक महत्वपूर्ण अंग अपने लेक्चर का है। अभी इसके बाद हम देखेंगे कि छोटे बछड़ों के लिए क्या देना चाहिए। भाइयों, आपको पता होगा कि आज की डेट में कोई भी किसान भाई, आप बछड़े को बिना दूध दिए बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा इथिक्स कहता है, हमारा अंतरात्मा कहता है कि हमें उन्हें दूध पिलाना चाहिए। तो इसलिए आपको बता दूं कि अपने बछड़ों के लिए दूध लगभग, जो हम मतलब 3 महीने दूध पिलाते हैं, तो 3 महीने में अगर क्रॉस ब्रेड संकरित का जो अगर बछड़ा है, 3 महीनों में लगभग 200 लीटर दूध पीता है। आप मान लो 200 लीटर अगर दूध आज के डेट में वो किसान बाहर बेचेगा तो उससे कितना पैसा मिलेगा, और अभी बछड़ों को पिला रहे तो उससे न्यूट्रिशन कितना मिलेगा, इसका अगर कंपैरिजन करते हैं तो न्यू कंसेप्ट आई है, मतलब कंसेप्ट पुरानी है लेकिन आजकल प्रचलित होती जा रही है, वो है मिल्क रिप्लेसर। मिल्क रिप्लेसर मतलब क्या है? दूध की पाउडर जैसा होता है, जिसमें अलग अलग इस्तेमाल करके आप यहाँ पे कंटेंट देख सकते हैं, 22 से 24% उसमें हम प्रोटीन रखते हैं, पचने वाले न्यूट्रिएंट्स 75 से 80% होती है, फाइबर 7% होता है, और फैट 3 से 5% होता है। तो कहने का ये तात्पर्य है ये वेल बैलेंस्ड होता है। अब ये दिखता दूध के जैसे ही लगभग है, लेकिन इसमें बनाने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए, अगर मान लो 1 लीटर दूध की कीमत बाहर बेचने के बाद वो फार्मर को या किसान भाई को, मेरे पशुपालक को 35 से 40 रुपए तक मिल सकते हैं। लेकिन वही 1 लीटर दूध अभी जानवर को तो पिलाना है, बछड़ों को, तो मिल्क रिप्लेसर की पाउडर लेके 1 किलो पाउडर और 5.5 लीटर पानी ऐड करेंगे तो 6.5 लीटर दूध बनेगा, जो कि 1 किलो पाउडर की कीमत 150 रुपए के ऊपर नहीं है। तो इसका कहने का ये तात्पर्य है, पर लीटर लगभग 30 से 40% बचत वो पशुपालक की होगी, और इसका फायदा ये होगा कि बछड़ों की बढ़ोतरी बहुत अच्छी तरीके से होगी। अभी देखिए, बछड़ों की बढ़ोतरी देखना बहुत जरूरी है। कितने भाई लोग हैं आप लोग की आप बच्चों की बढ़ोतरी देखते हैं? कोई मुझे बता पाएगा? हम क्वेश्चन आंसर में इसके बारे में बात करेंगे, अच्छे ग्रोथ रेट या बढ़ोतरी क्या होनी चाहिए, वो कब देखना चाहिए। उसी के साथ छोटे बछड़ों के लिए काफ स्टार्टर देना जरूरी है, क्योंकि देखिए बहुत सारी जगह पर हमने देखा, फील्ड में जाते हैं, मैं टोटल बाईएफ के 15-16 राज्यों में घूमते रहते हैं, तो तब हमने एक चीज देखी कि नॉलेज की अभाव के कारण बहुत सारी जगह पर किसान भाई अपने बछड़ों को काफ स्टार्टर नहीं खिलाते हैं, बड़े जानवर का पशु खाद्य या पशुदाना खिलाते हैं, विच इज रॉन्ग। तो हमें क्या करना चाहिए? बछड़ों को काफ स्टार्टर देना चाहिए। काफ स्टार्टर एक संतुलित आहार है जो सिर्फ बछड़ों को दिया जाता है, जिसमें यूरिया नहीं मिलाई जाती है। बड़ी जानवर की पशु खाद में यूरिया मिलाई जाती है। इसलिए सभी से मेरी दरख्वास्त या विनती है कि आप काफ स्टार्टर अपने बछड़ों को दिया करें। इसके कारण बच्चा या बछड़ा जल्दी से जल्दी मैच्योर हो जाएगा और वो गाभिन रहने के लायक बन पाएगा। अभी भाइयों, दूसरी बात है कि जब अब सूखा पड़ता है तो यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक आप घर के घर कैसा बना सकते हैं? बहुत बार होता है कि मुझे फोन आते हैं कि सर मेरा सूखा चारा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो इस मामले में आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आप लिख के ले सकते हैं, जिसमें मोलासेस अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो गुड़ आप ले सकते हैं। तो उसकी क्वांटिटी मैंने 100 kg का फॉर्मूला बताया। 36 किलो डीओआरबी, मतलब राइस इंडस्ट्री जहां पे होती है, डी ऑइल्ड राइस ब्रांड बोलते हैं, वो भी आपको लेना है 38 kg। यूरिया आपको 10 किलो, यस, ये बड़े जानवर के लिए बात चल रही है, छोटे जानवर को नहीं देना है, 6 महीने के ऊपर के जानवर को ही देना है। यूरिया 10 किलो, और बाइंडिंग मटेरियल बहुत सारे होते हैं, बेंटोनाइट पाउडर है, सीमेंट है, वो कुछ भी आप लीजिए जो अवेलेबल है। 8 kg सॉल्ट लगभग 2 किलो, और डीसीपी मतलब डाई कैल्शियम फॉस्फेट होता है 2 किलो। मिनरल मिक्सचर डालिए उसमें 100 ग्राम, और पानी 4 लीटर। तो इस तरीके से इसका घोल करके ऊपर पिक्चर में दिया है, या तो मशीन से भी प्रेस कर सकते हैं, या घर के घर आप लकड़ियों का बॉक्स बना के उसमें भी सेटिंग के लिए रख सकते हैं। इसका फायदा क्या है, ये सब क्यों करना है? जब आपके पास हरा चारा नहीं है तब ये बहुत काम में आता है। दूसरी बात, अगर कोई मिनरल डिफिशियंसी है, या आप लटका के रख दो रस्सी को, जानवर आएगा इसको चाटेगा तो उसको न्यूट्रिएंट मिलेगा, मिनरल मिलेंगे। तो इस तरीके से इसके फायदे हैं। अभी भाइयों, दूसरी बात है कि ये सब देखने के बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने डिसाइड किए थे उसमें फीड सप्लीमेंट। देखिए, जानवर को फीड सप्लीमेंट्स देना बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि कुछ जगह पे प्रोबायोटिक्स देते हैं, विटामिन है, मोलासेस है, एंजाइम है, बाईपास प्रोटीन है, बाईपास फैट है, और ये मिनरल मिक्सचर है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ चीजें बताना चाहूंगा, जैसा बाईपास प्रोटीन और बाईपास फैट, ये चीज बहुत अच्छी है। उसका मैकेनिज्म सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं मैं।
अगर मुझे यहाँ से उर्ली कांचन से पूना सिटी में जाना है तो बहुत ट्रैफिक में फंसूंगा, फिर मेरा मतलब एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाएगा, मतलब काम करने की क्षमता हो सकता है थोड़ी कम हो जाए। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिंग रोड से जाएंगे या बाईपास रोड से जाएंगे। सेम सरीका जानवर में भी है, जो भी हम उसे आहार खिला रहे हैं वो पेट के माध्यम से जब जाएगा तो वहां पे कुछ उपयुक्त जीवाणु होते हैं, वो उस पर अटैक करेंगे और खुद खुद का प्रोटीन तैयार करेंगे और बाद में जानवर को दूध बढ़ाने में काम आएगा, उसके लिए प्रोटीन वो काम में जाएगा। लेकिन इस यात्रा में, इस जर्नी में जो प्रोटीन की मात्रा हम खिला रहे हैं, मान लीजिए हम 40 ग्राम प्रोटीन डाइट से जा रहा है, तो उसका 50% ही दूध निर्मित में काम आता है, बाकी वेस्ट हो गया। तो इसके कारण हमें क्या करना चाहिए कि हमें बाईपास प्रोटीन या बाईपास किया हुआ प्रोटीन देना है, जिसमें फॉर्मल ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं। इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो बाईपास प्रोटीन जिसकी वजह से वो जीवाणु अटैक करने के बावजूद 90 से 95% वो जानवर को दूध निर्मित में काम में आएंगे। तो ये किसके लिए देना है, जिस जानवर का दूध 15 लीटर के ऊपर है या 15 लीटर है उनके लिए। 8-10 या 5-6 लीटर वाले जानवर को मत दीजिए, इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी, सीधा मैं बोल रहा हूं। इसीलिए बाईपास प्रोटीन ये भी सप्लीमेंट है। अभी मिनरल मिक्सचर की अगर हम बात करेंगे, भाइयों आपको पता होगा मिनरल मिक्सचर के कारण क्या होता है। जनरली रिप्रोडक्शन एनहांस होता है, वो समय पर गर्मी में आएगी, गाभिन रहेगी, और जिसके कारण हमें फायदा यह होगा कि वो बच्ची या वो बछड़ा समय पर हिट पर आएगी, गर्मी में आएगी। हम आप कृत्रिम गर्भधारणा करेंगे, वो कृत्रिम गर्भधारणा हो जाएगी, गाभिन रहेगी और अच्छी नस्ल का बछड़ा तैयार होगा। इसके कारण दूध में बढ़ोतरी होगी। तो इस तरीके से ये अलग अलग मिनरल मिक्सचर के फायदे हैं। अभी अजोला, आपने सुना होगा कि अजोला क्या होता है। अजोला आप सभी जानते हैं, ये जलपर्णी जैसा दिखता है जो कि जल पर आता है। अजोला के बारे में डिटेल में बताना चाहूंगा कि उसमें आप घर के घर अजोला रखते हैं। पर्टिकुलरली अगर आपके पास 4 से 5 जानवर है या 8-10 जानवर है, छोटा सा एक गड्ढा बनाइए जिसमें आप पन्नी बिछाइए और उसमें मट्टी का एक लेयर होता है, गोबर थोड़ा सा लगता है और डीएपी हम इस्तेमाल करते हैं, और ये अजोला का कल्चर उसमें डाल दीजिए। एक 20 से 25 दिन में आपको पहला साइकिल आ जाएगा और डेली 1 किलो 2 किलो उसका आउटपुट निकलेगा, वो आप जानवर को खिलाइए। अब ये हम लोग रिसर्च के माध्यम से छोटी बकरियों बकरियों पे और बड़े जानवर पे प्रयोग करने के बाद इस तरीके का एक प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हो रहा है, जो कि ड्राइड अजोला बेस पर मिनरल मिक्सचर हम बना रहे हैं। तो अलग अलग तकनीक हम इस्तेमाल करते हैं और हम वो फील्ड में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऑलरेडी हमने ये बाईपास प्रोटीन और फैट के बारे में चर्चा की है। फिर से कह रहा हूं, बाईपास प्रोटीन और फैट ज्यादा दूध देने वाले जानवर के लिए दीजिए, और बाईपास फैट भी लिमिट में दीजिए। 100 से 150 ग्राम प्रति जानवर प्रतिदिन के हिसाब से दीजिए, ज्यादा मत दीजिए। ज्यादा देंगे तो एक्स्ट्रा फैट चर्बी के माध्यम से स्त्री बीजांड में बैठेगा, जिसके कारण वो जानवर समय पर फिर उसको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी रिप्रोडक्शन की। अभी होता है कुछ जगह पे, मैंने सुना कुछ भागों में ऐसे पेड़ होते हैं जिनके पत्ते बहुत गिरते हैं या पत्ते माध्यम अवेलेबल होता है, तो जिसका लिप मिल आप जानवर को खिला सकते हैं, छोटी बकरियों को वगैरह, और उससे भी आप कंप्लीट फीड बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है, कंप्लीट फीड लगभग 50 किलो जो पत्ते लेने हैं, 7 किलो जो मूंगफली का केक लेना है, और 25 किलो कुछ जो अलग अलग सुबाबुल वगैरह बाबुल वगैरह की जो फलियां होती है वो भी आप ले सकते हैं। गुड़ या मोलेसेस ले सकते हैं 15 किलो, और 1 किलो यूरिया, और इस तरीके से 2 किलो मिनरल ऐड करके इन सब का कॉम्बिनेशन आप लीफ मिल बोल के, जब आपके पास चारा अवेलेबल नहीं होता है तब आप खिला सकते हो। ये प्रैक्टिस प्रैक्टिकली भी आपको नॉर्थ गुजरात में दिखेगी। अभी वो ट्रेडिशनली लोग कुछ खिला रहे हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग माध्यम है। और बाकी इसमें आपने देखा होगा कैक्टस, मतलब जिसे मराठी में न्यूडुंग बोलते हैं, लेकिन कैक्टस माने आप इधर राइट साइड में कॉर्नर में देख सकते हैं, एक कांटे जैसा दिखता है, लेकिन बायफ ने इसमें बहुत सारा काम किया नाबार्ड के माध्यम से। तो नाबार्ड के माध्यम से हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, इसमें एक कैक्टस का प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। जिस लैंड में फर्टाइल लैंड नहीं है, वहां पे प्रॉब्लम होती है, वो लैंड में आप कैक्टस ले सकते हो। अभी कैक्टस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, राइट कॉर्नर में आपको दिख रहा है, उसका 2-3 माध्यम से हम इसकी बढ़ोतरी करते हैं। एक सबसे बड़ी बात है
कि वो कैक्टस प्रमोट कैसा करते हैं। तो हमने नर्सरी टेक्निक डेवलप किया है, मतलब नर्सरी कैसे उसकी तैयार करें। यहाँ से हम उसके पत्ते मतलब क्लैडोड देते हैं, वो आपको बैरन लैंड जो कि उपजाऊ लैंड नहीं है वहां पे भी आप लगा सकते हैं। कम से कम पानी में आता है, ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं। और ऐसा बड़ा होने के बाद बहुत बड़ा होता जाएगा तो आपको उसके पत्ते कट करके जानवर को खिलाना है। आप यकीन नहीं मानोगे, छोटे बकरियों से लेकर बड़े जानवर या गायों तक आराम से बड़े चाव से खाते हैं। हमने भरी गर्मी में उसके ट्रायल्स, फीडिंग ट्रायल लिए, तो मई महीने में भी हमने देखा कि जानवर बड़ी चाव से खाता है, जिसके कारण पानी की मात्रा कम लगती है उन्हें, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा होता है। जैसा वाटरमेलन, वाटरमेलन जो बोलते हैं हम, तरबूज खरबूज, वो जब हम खाते हैं तो पानी की मात्रा कम लगती है, वैसे ही जानवर में ये खाने के बाद पानी की मात्रा कम लगती है, ग्रोथ रेट अच्छा आता है, बढ़ोतरी अच्छी होती है ग्रोथ की। और दूसरी बात है, हमने दूध पे भी इसके अच्छे मतलब फायदे देखे हैं। दूसरी बात, इसके कारण पशु चारे में भी कम मतलब खर्चा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अलग अलग माध्यम है। हाइड्रोपोनिक आप सभी लोगों को पता होगा, हाइड्रोपोनिक एक बहुत ही अच्छी तकनीक है जो कि आपके लिए और आप जैसे किसान भाइयों के लिए काम में आती है। अजोला हमने देखा, अलग अलग फॉडर वैरायटीज आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग माध्यम इस्तेमाल करते हैं। तो भाइयों, अब तक हमने आज के वेबिनार में देखा कि बैकग्राउंड हमने देखा, उसके बाद पशुधन का क्या महत्व है, पशु पोषण में पशु आहार का क्या महत्व है, उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या है, और चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए पहला फैक्टर हमने देखा न्यूट्रिशन माने पशु आहार। अभी दूसरा फैक्टर है मीथेन इमिशन। अभी देखिए, किसान भाई बोलेंगे या पशुपालक बोलेंगे हमें इससे क्या करना है, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो समाज के लिए भी हमारी कुछ रिलेशन रखते हैं। इसीलिए मीथेन इमिशन का एक शॉर्ट में बैकग्राउंड बताता हूँ। जो भी गैसेस तैयार होते हैं वो पृथ्वी के सराउंडिंग में, एनवायरमेंट में फैलकर कृत्रिम का आवरण कर लेते हैं, जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, और जिसके कारण क्लाइमेट चेंज की आज समस्या बहुत सता रही है पूरे जग में। तो इसीलिए क्लाइमेट चेंज बढ़ाने में जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन गायों का होता है, लगभग 51%। उसके बाद भैंसों का होता है 42%। उसके बाद बकरियों का होता है 4%, और फिर भेड़ आते हैं 2% पे, और बाकी जानवर 0.6% पर। कहने का यह तात्पर्य है, इसीलिए ये कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए जो न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट मैंने बताया वो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, कुछ तकनीकें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए या इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसमें इंप्रूव फीडिंग प्रैक्टिसेस होती है, अच्छी तरीके से फीडिंग प्रैक्टिसेस इंप्रूव होनी चाहिए। उसके बाद बायफ ने हमने बहुत अच्छा योगदान इस बारे में दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR में मैंने खुद बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम करते हुए एक हरित धरा एक प्रोडक्ट डेवलप किया है NINP बेंगलोर उन्होंने, और जिनके ट्रायल मैंने खुद हमारे फार्म पे भी लिए, फील्ड पर भी लिए। तो ये हरित धरा मतलब नाम दर्शाता है हरी धरती, ग्रीन अर्थ। तो इसका फायदा क्या है, तो नीचे की स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि ये हरित धरा जो प्रोडक्ट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनके साथ हमारा ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है। तो आप यकीन कर सकते हैं कि कितनी मेहनत के बाद इनको पेटेंट मिला होगा। अभी इसके फायदे क्या है, 3-4 इंपॉर्टेंट फायदे मैं आपको बताता हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो मीथेन तैयार होगा, मतलब खाने के बाद गैसेस तैयार होते हैं, मीथेन ज्यादा कंट्रीब्यूट होता है, तो उसको 20% तक मीथेन कम करेगा ये प्रोडक्ट खिलाने के बाद। दूसरी बात, इसके कारण वो हजम अच्छा हो जाएगा। और आपका इकोनॉमिकल फायदा कैसा होता है मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। पशु दाना 500 ग्राम कम करना है और 500 ग्राम हरित धरा देना है, जिसके कारण पशु दाने की कीमत आधा किलो को अगर आप आज के डेट में देखेंगे तो 12 से 15 किलो, 15 रुपए आधा किलो अच्छी क्वालिटी के पशु दाने के लिए लगते हैं या पशु खाद के लिए लगते हैं। लेकिन ये आधा किलो देने के लिए आपको एक 10 से 12 रुपए सिर्फ खर्च करने हैं। इसका मतलब है कम से कम 2 रुपए प्रति जानवर आप दिन में बचा सकते हैं। लेकिन 500 ग्राम के ऊपर इसका डोज नहीं देना है, क्योंकि उसको कुछ तकनीकी कारण है। इसीलिए आपको ये प्रोडक्ट देने के बाद 2-3 चीजें, मतलब आप समाज के लिए अच्छा काम करने जा रहे हैं, वो मीथेन इमिशन कम कर रहे हैं। दूसरी बात, आपकी बचत हो रही है 2 रुपीज कम से कम पर प्रति जानवर प्रतिदिन। और तीसरी बात, वो जानवर का ग्रोथ रेट अच्छा मिलेगा, उसकी बढ़ोतरी अच्छी होगी और दूध में भी बढ़ोतरी होगी।
इतना गारंटी हम आपको इसके माध्यम से दे रहे हैं। भाइयों, ये मीथेन कम करने का दूसरा तरीका है सेक्स सॉर्टेड सीमन। सेक्स सॉर्टेड सीमन मतलब अभी जो आप कन्वेंशनल सीमन दे रहे हो, जो वीर्य आप इस्तेमाल कर रहे हो जानवर को गाभिन रखने के लिए, उसमें चांसेस ये है कि 50% होते हैं, मतलब 50% मेल 50 फीमेल, लेकिन या बच्चे या बछड़ा होगा। लेकिन सॉर्टेड सीमन टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं, और 90% या 92% से ज्यादा गारंटेड आपको जो भी सेक्स चाहिए, मतलब बच्ची चाहिए तो बच्ची, बछड़ा चाहिए तो बछड़ा, लेकिन हमें बच्ची चाहिए तो बछड़ी पैदा करने के लिए, बचिया पैदा करने के लिए सेक्स ऑर्डर्ड सीमन इस्तेमाल करेंगे। तो इससे क्या होगा, अभी जो 50% नॉन प्रोडक्टिव, मतलब जो कि बछड़े तैयार हो रहे हैं उसका प्रोडक्शन कुछ नहीं है, इसलिए खान पान ठीक नहीं है, और इसके कारण मीथेन ज्यादा तैयार हो रहा है। तो अगर आप सेक्स सॉर्टेड सीमन देते हैं तो ज्यादा बचिया तैयार होगी, तो ध्यान रखा जाएगा, उसका खान पान अच्छा होगा, संतुलन अच्छा होगा आहार का, और जिसके कारण वो बच्चियों से हमें प्रोडक्टिविटी मिलेगी, मीथेन कम तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से सेक्स सीमन भी इस्तेमाल करेंगे तो मीथेन कम तैयार होगा। दूसरा, जो उसका गोबर निकल रहा है उसको इस तरीके का अगर आयरेसा बेस्ड बायोगैस मॉडल करते हैं, ये मॉडल क्या है मैं शॉर्ट में बताता हूँ। ये मॉडल ऐसा है कि आपके पास अगर 4 से 5 जानवर है तो उसका जो गोबर निकलेगा लगभग 40 किलो गोबर और 40 लीटर पानी, और हमने इसमें 2 पेटेंट मिलाए हैं भाइयों, जिसमें हमें 2 पेटेंट मिले हैं। एक तो फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी, मतलब स्लरी क्या करनी है उसका फिल्ट्रेशन का पेटेंट मिला है, जिसके कारण उसमें स्लरी फिल्टर होके जो भी चौथा निकलेगा या केक निकलेगा उससे हम खाद बना सकेंगे, जिससे हम कैसे बायोप्रॉम, मतलब बायोलॉजिकली ट्रीटेड फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, जो कि केमिकल खाद है जैसा कि डीएपी एसएसपी, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं इससे। दूसरी बात, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आप दौड़ सकते हैं। और तीसरी बात, दूसरा पेटेंट मिला है इससे लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करने का, वो भी आप घर के घर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये मॉडल आप देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे आप मतलब वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं, जिससे कि हम केचुए का खाद बोल सकते हैं, वो आप बना सकते हैं। अभी हमने 2 अप्रोचेस देखे, न्यूट्रिशन इस्तेमाल कैसा करे, अप्रोचेस मतलब ये सब प्रॉब्लम करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। दूसरा देखा मीथेन इमिशन कैसा कम करे, और तीसरा डिसीज डायग्नोसिस, मतलब आपके पास जो जानवर है, शॉर्ट में बताना चाहूंगा, उनकी हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो कितना भी खान पान अच्छा रहे कोई मतलब नहीं है, इसलिए उनका हेल्थ मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, जिसमें डिसीज डायग्नोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंचार्ज ऑफ दैट लेबोरेटरी के तौर पे मैं यहाँ पे 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा कि बायफ एनालिटिकल लेबोरेटरीज BAL, मतलब बायफ की खुद की प्रयोगशालाएं तैयार की है, जिसमें 4 प्रयोगशालाएं है। एक है केमिकल लेबोरेटरी, जिसमें पशु आहार, पशु चारा, मट्टी परीक्षण या पानी परीक्षण होता है। दूसरी है एनिमल डिसीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, जैसा आज ही मेरा एक किसान भाई से बात हो गई, कुछ जगह पर ये प्रॉब्लम आती है ब्रुसोलिसिस, जैसा कि जूनोटिक डिसीज बोलते हैं, मतलब जानवर से आदमी को या आदमी से जानवर को हो सकते हैं। ब्रुसेला ऐसा डेंजरस डिसीज है, एक बार अगर एक जानवर को होता है तो वो स्प्रेड सभी जानवर को, और वो संभालने वाले आदमियों को भी हो सकता है। इसका तोटा यह है कि वो आप दूध में भी संक्रमण हो सकता है, और एनिमल से जानवर से आदमियों को भी हो सकता है, इसीलिए ब्रुसेला टेस्टिंग हो, IBR टेस्टिंग हो, इस तरीके की टेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी लैब हमारी है मॉलिक्यूलर, सॉरी इसके पहले मैं और बताना चाहूंगा, अगर गाभिन गाय है कि नहीं उसके लिए अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस होती है। 18 से 20 दिन में आपको समझ में आएगा, और आपका एक साइकिल बच जाएगा। अगर गाभिन नहीं है तो आप दोबारा से EI कर सकते हैं, एक 20 दिन राह देखने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से अलग अलग टेस्टिंग वो एनिमल डिसीज डायग्नोस्टिक लैब में होती है। दूसरा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में उसका जेनेटिकल इंपॉर्टेंस, कैरियोटाइपिंग, अलग अलग जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, ये सब हम टेस्ट कर सकते हैं। और सीमन मतलब वीर्य मात्रा भी जानवर की आप टेस्ट कर सकते हैं एनिमल सीमन एनालिटिकल लेबोरेटरी में। तो भाइयों, इस तरीके से ये चारों लेबोरेटरी जो बायो एनालिटिकल लेबोरेटरीज की ब्रांचेस हैं, आपको गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि हमें इसका NABL एक्रेडिटेशन है कुछ पैरामीटर और स्कोप के लिए, तो आप बिल्कुल इसका लाभ उठाइए। तो इस तरीके से ये तीसरा फैक्टर और अप्रोच हमने देखा कि ये एनालिसिस करना क्यों जरूरी है। तो इस तरीके से फाइनल स्लाइड में आपके सामने, क्योंकि अभी 1.5 घंटा लगभग हो रहा है, तो शॉर्ट में मैंने कंक्लूड करने की कोशिश की है।
इसका सार यह है, जो कुछ भी मैंने आपको बताया, तो इसमें न्यूट्रिशन मतलब आहार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई, उसको फील्ड लेवल पर लेकर जाने के लिए 3 सिस्टम ने काम करना चाहिए। एक गवर्नमेंट सिस्टम, जो कि डिसीजन मेकर है, उन्होंने आप लोगों तक एक्सटेंशन के माध्यम से देना जरूरी है। दूसरी, बायफ जैसी संस्थाएं जो एनजीओ होती है या कुछ ये होती है, वो हम अब तक जैसे पहुंच रहे हैं पहुंचना चाहिए। तीसरी बात, 3 एजेंसी ने साथ में आना जरूरी है, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो हमारी जैसी संस्था काम कर रही है रिसर्च और डेवलपमेंट दोनों, और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। जैसा कि मैंने देखा कुछ तकनीक जो मैंने बताया, उसका अगर कमर्शलाइजेशन नहीं करते हैं, क्योंकि कमर्शलाइजेशन तब होता है जबकि बड़े पैमाने पर करोगे, ताकि वो फार्मर को कम रेट में वो तकनीक मिल सके। तो इस तरीके से ये तीनों का अगर ज्वाइंट वेंचर हो, तभी जाकर किसानों तक वो तकनीक पहुंचेगा और किसानों का फायदा होगा। तो इस तरीके से हमें इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि ये फील्ड लेवल पे किसान भाइयों ने या पशुपालक भाइयों ने अडाप्ट करना चाहिए टेक्नोलॉजी, और वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उसका फायदा लेना चाहिए। तो भाइयों, इस तरीके से ये कुछ फोटोग्राफ्स में आखिरी में आपको दिखा रहा हूं कि ये अलग अलग तकनीक जो हमने फील्ड पर चालू किए हैं। जैसा आप देख सकते हैं, बायफ किसान मार्ट आज की डेट में 26 जनवरी 2022 से लेकर आज तक इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलता है। ये बायफ किसान मार्ट की हम फ्रेंचाइजी भी देते हैं, या एफपीओ को भी चलाने के लिए देते हैं, या जो भी कोई इंटरेस्टेड है उसको देते हैं। तो इसमें बायफ के सभी क्वालिटी प्रोडक्ट्स और दूसरे भी रेप्यूटेड कंपनी के अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट हम उसमें रखते हैं। और आज की डेट में उर्ली कांचन, महाराष्ट्र की बात करेंगे तो उर्ली कांचन और कोपरगांव में है, नासिक में अभी तीसरा ब्रांच बनने की पॉसिबिलिटी है। एमपी में ऑलरेडी एक का इनॉग्रेशन हमने अभी परसों ही किया, फ्राइडे को, सैटरडे को। उसी तरीके से एमपी में दूसरा दो चार, मतलब हमारा टारगेट है एमपी ही नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टेट में हम करने वाले हैं। उसी के साथ नई कंसेप्ट आप बोल सकते हैं, यो कि महाराष्ट्र में बोल सकते हैं, हमने पहली बार करने का प्रयास किया और सक्सेसफुली उर्ली कांचन में चल रहा है मिल्क एटीएम। कोई भी कस्टमर वहां पर आएगा, बच्चा भी छोटा बच्चा भी वहां पे अपना आ सकता है। वो हम उसे आरएफआईडी कार्ड देते हैं, उसको टैप करके कितना लीटर चाहिए वो सेलेक्ट करके वो पेमेंट करके अच्छी क्वालिटी का दूध, जो कि अच्छी क्वालिटी मतलब फैट एसएनएफ उसमें है, वो उसे फ्रेश मिल्क मिलेगा, चिल्ड मिल्क मिलेगा। इस तरीके का प्रयोग हम सिटीज में भी अभी करने जा रहे हैं। दूसरा हमारा मिल्क एटीएम नासिक रीजन में इगतपुरी में बिठाया है, और तीसरा अभी एमपी में बिठाने जा रहे हैं बीना में, बीपीसीएल के माध्यम से। तो इस तरीके से भाइयों, ये नया इंटरवेंशन है या इनिशिएटिव है जो बायफ ने स्टार्ट किया है। आपसे गुजारिश है कि आप अपने एरिया के लिए इच्छुक है तो जरूर हमें कांटेक्ट करें। दूसरी बात है, बायफ के ये बेनिफिट्स है कि एक अच्छी क्वालिटी के मिनरल मिक्सचर या मतलब खनिज मिश्रण बोल सकते हैं, जैसा कि बायोफिन-सी, ये हमारा ब्रांड आईएसआई के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाया है। आईएसआई मार्क नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकेशन वही है। दूसरी बात, विमिक्वाम, ये हमारा प्रीमियम ब्रांड है जिसमें विटामिन और मिनरल कॉन्सेंट्रेशन है। तो इस तरीके से वो आप अगर अपने जानवर को देते हैं तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ बायोफ खुद के रिसर्च प्रोग्राम के लिए जो बायो फर्टिलाइजर बनाती है, जिसे कि आप मतलब बोल सकते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर के बजाय ये इस्तेमाल करना कभी भी है। बायफ अलग अलग प्रजातियां तैयार की है, नेशनल लेवल पे हमने आपके चारे की प्रजातियां मतलब एस्टेब्लिश और रिलीज की है, जिसमें बजरी की वैरायटी है, बायफ बाजरा नंबर 1 है, 5 है। तो उसी के साथ नेपियर की कुछ वैरायटीज की है हमने, BNH10, 11, अभी 20 के ऊपर वाला एक आ रहा है 26, तो वो भी है। और इसी के साथ ओट्स की है, उसके बाद मक्का अफ्रीकन टॉल मिलेगा। तो अलग अलग चारे की प्रजातियां आपको हमारे पास अवेलेबल हो सकती है, अच्छी क्वालिटी के, उसके बीज हो या उसके स्टम्प्स हो, वो आपको मिल सकती है। दूसरा है भाइयों की, जैसा अभी महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा हूँ इसलिए मैं लोकल शेयर करना, एग्रीकल्चर की टीम टीम बाकी पशु जो स्पेशलिस्ट है उनकी टीम, ये सभी लोकल लैंग्वेज में हम इस तरीके के आर्टिकल पब्लिश करते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ न्यूट्रिशन के दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से हिंदी में हो, मराठी में हो या लोकल लैंग्वेज में, वो हम देने का प्रयास करते हैं। उसी के साथ
ये कुछ मतलब पेपर कटिंग से मैं जो, जैसा मैंने रेबीज पे भी कुछ पेपर लिखा था, डिसीज डायग्नोसिस पे भी हमने पेपर लिखा था, लैब का क्या इंपॉर्टेंस है वो उस पे भी किया है। उसके बाद कुछ फीड फॉर्मुलेशन पे भी हमने किया है, इस सिंक्रोनाइजेशन पे भी काम किया है। उसी के साथ हम कुछ रेडियो टॉक्स भी दे देते हैं लोकल लैंग्वेजेस में, दूरदर्शन पे भी आपको मिलेंगे, और यूट्यूब चैनल्स पे भी आपको अलग अलग यूट्यूब पे वीडियोज मिलेंगे। और इस तरीके की हम वेबिनार या प्रयोगशाला कार्यशाला हम मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मंगेश जी या पूजा जी जो है उस तरीके के कार्यों में हमारे मैनेजमेंट की सपोर्ट से इस तरीके का वेबिनार भी अरेंज करते रहते हैं। तो आप सभी से दरख्वास्त है कि आप इस तरीके से इसमें आप पार्टिसिपेट हुआ करिए। और आइंदा से कभी भी आपको किसी भी चीज की अगर आपको हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली हम बाइफ की टीम आपको एक्सपर्ट के तौर पर यहाँ पर मिलेगी। तो मुझे आनंद लगा कि लगभग 70 के ऊपर अपनी मतलब पार्टिसिपेंट की लिस्ट मैंने देखी है। अभी भी 57 to 60 का मैं देख रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 1.5 घंटे से कंटिन्यूअस 60 पार्टिसिपेंट था। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 60 का 6,000 हो जाएगा आप स्प्रेड करोगे तो इस तरीके से मैं मैनेजमेंट और बाइफ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजर को शुक्रिया अदा देता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से इतने सारे पार्टिसिपेंट्स पे, और हो सकता है फेसबुक और इन सोशल मीडिया पे भी आज मैं पहुंच पा रहा हूँ। तो अगर मेरा नंबर आप नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 8275272875। फिर रिपीट करता हूँ 8275272875। तो आपको कभी भी पशु आहार या पशु व्यवस्थापन के बारे में कुछ सलाह चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए या कॉल कर लीजिए। आई विल बी देयर। अगर फोन नहीं उठाता हूँ, जैसा अभी भी मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ, लेक्चर में हूँ, तो डेफिनेटली आई विल कॉल यू बैक, इतना गारंटी देता हूँ। और मैं यहाँ पे मैं अपना वेबिनार खत्म करता हूँ। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, श्रृंखला है, ऐसा मैं मानता हूँ। आगे जाके स्पेसिफिक विभिन्न टॉपिक पर हम ऐसे वेबिनार डेफिनेटली अरेंज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ है। अगर कोई क्वेश्चन है, शंकाएं है, तो आप चैट में भी डाल सकते हैं और हाथ रेज करके पूछ भी सकते हैं अनम्यूट होके। मंगेश, ओवर टू यू। यस, धन्यवाद डॉक्टर अवारे जी। पशु पोषण क्षेत्र में नई तकनीकों के बारे में बहुत ही संक्षिप्त और उपयुक्त जानकारी देने के लिए, जिसका इस्तेमाल करके किसान भाई अपने पशुओं का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद बहुत ही अच्छी जानकारी देने के लिए। इसी के साथ मैं और एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारे वाइफ ने बहुत सारे ई लर्निंग कोर्सेस भी किए हैं जो ऑनलाइन मोड पे अवेलेबल है, जो आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, जिस अलग अलग विषयों पर, जैसे कि पशु पोषण है, पशु आहार है, पशु व्यवस्थापन है, अजोला कल्टीवेशन है, फिर साइलेज मेकिंग है, जिन्होंने लाइक अवारे सर ने ही हमको वो बनाने में मदद की है। तो ऐसे कोर्सेज बायफ ने बनाए हैं और जो ऑनलाइन पद्धति से आप देख सकते हो अपने मोबाइल पे। तो खुद की जानकारी के लिए या दूसरों को सिखाने के लिए भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो पोस्टर में जो नंबर है उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर मंगेश मोरे अपना ईमेल आईडी दे देंगे, आप उस पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो धन्यवाद। इसी के साथ ये सेशन ओपन होता है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। आपके अगर कुछ क्वेश्चन आंसर्स है तो क्वेश्चन आंसर सेक्शन में डालिए, या चैट सेक्शन में डालिए, या फिर हैंड रेस कीजिए, तो हम आपको बोलने का मौका भी देंगे। तो आपके क्वेश्चंस के लिए अभी ये सेशन ओपन। दो चीजें हो सकती है, या तो समझ में आया या कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई बात, मतलब आप देखिए जो भी क्वेश्चन है आप हिचकिचाए मत। और आई थिंक कुछ क्वेश्चन हाँ आया सर, है। पहला पहला क्वेश्चन है, दिव्या कोकनी पूछ रही है। वो पूछ रही है कि हाउ द बाईपास प्रोटीन एंड बाईपास फैट इज एक्चुअली प्रोवाइडेड टू एनिमल्स इन फील्ड लेवल। यस यस यस, वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी मतलब बाईपास प्रोटीन और बाईपास फैट इट्स अ काइंड ऑफ फीड सप्लीमेंटेशन। जैसे कि जानवर के लिए फीड सप्लीमेंट होता है। और मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि इट विल एस्केप फ्रॉम द रूमिनल डिग्रेडेशन, मतलब जो जानवर का मेन कप्पा होता है, कंपार्टमेंट होता है पेट का, उसमें जब डिग्रेडेशन जीवाणु करते हैं तो वो एस्केप करने की मेथड मतलब बाईपास प्रोटीन। तो ये अवेलेबल कैसे होता है?
तो ये बहुत सारी कमर्शियल कंपनीज, किसी कंपनी का नाम लेना गलत है ऐसे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मतलब आप देख सकती है, गोदरेज हो या जो भी कोई हो, मतलब इसलिए मैं इसमें नहीं, पर ऐसे फार्मा हुआ, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है आपको कमर्शियली अवेलेबल होगी, और जिनका डोज उनकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हिसाब से, R&D के हिसाब से फिक्स किया रहेगा, और वो रिकमेंडेशन के हिसाब से आप फॉलो कीजिए। सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि आप उन्हें पूछिए कि टेक्निकल फिजिबिलिटी और इकोनॉमिकल वायबिलिटी, मतलब कि वो टेक्निकल फिजिबिलिटी की कैसे, क्या है, कितना उसका टेक्निकल फायदा होगा जानवर के लिए, दूध के लिए, और दूसरी बात उसका इकोनॉमिकल वायबल की, ऐसा नहीं कि बोलते ना मराठी में कहावत है, चाराण्याची कोंबडी बाराण्याचा मसाला, तो मतलब कम पैसा देके ज्यादा मुनाफा कैसा मिले, वो इकोनॉमिकली वायबिलिटी होती है, तो वो आप पूछ लीजिए। दूसरी बात, बाईपास फैट के बारे में मैंने बोला कि बहुत सारे कंपनीज का रिकमेंडेशन अलग अलग होता है, बट मोर देन 100 to 150 ग्राम के ऊपर आप मत खिलाइए, कोई कुछ भी कहे, बिकॉज उसमें अलग अलग टाइप के बाईपास फैट होते हैं, अलग अलग मेथड से बनाए जाते हैं, वो अगर ज्यादा आप दे दोगे तो उसका डिपोजिशन ओवर जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो ओबेसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो विसरल ऑर्गन होते हैं या रिप्रोडक्शन के ऑर्गन होते हैं, जैसे मतलब ओवरी है, यूटर यूटेरस है, यूटेराइन हॉर्न्स है, उन पे वो चर्बी के तौर पर जमा हो जाएंगे, और जिसके कारण रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम आएंगे, वो ये फील्ड में आपको मिल जाएंगे मार्केट में। यस। यस मंगेश, एंड्रॉइड ब्लूरॉइड करके कोई ज्वाइन हुआ है, नाम नहीं है, तो प्लीज अनम्यूट करिए और अपना प्रश्न पूछिए। जिन्होंने हैंड रेस किया है अभी, एंड्रॉइड ब्लूरॉइड करके दिख रहा है, नाम मालूम नहीं। अनम्यूट करिए और प्रश्न पूछिए। तब तक अगर बाकी लोगों को प्रश्न है तो प्लीज टाइप करिए क्वेश्चन आंसर सेक्शन या चैट सेक्शन में। सर हम रुकेंगे 1-2 मिनट, क्योंकि क्या होता है, इनको थोड़ा टाइप या करने में, मोबाइल से करेक्ट ज्वाइन करेक्ट, करते हैं तो टाइम लगता है। नहीं कोई इशू नहीं है, बिकॉज वी आर हैविंग सफिशिएंट टाइम, नो इशू। यस। जिन्होंने हैंड रेस किया है प्लीज अनम्यूट करिए और अपना प्रश्न पूछिए। मंगेश, कैन यू अनम्यूट हिम, बिकॉज हिम और हर हुएवर, बिकॉज बहुत बार यस। होता है कि हाँ, कर दिया है सर उनने, वो कर दिया। ओके उनके पास से अनम्यूट किया तो वो बोल सकते ओके ओके हैं। ओके। शंभू भाई जी, आप भी अनम्यूट होके बात कर सकते हैं, बोलिए। शंभू भाई जी अनम्यूट कीजिए, आपने हाथ रेज किया है। हेलो। हाँ बोलिए सर। अब आपने जो समझाया वो पीपीटी मिल जाएगी? मिल जाएगी, उसका मैं PDF वर्जन मंगेश जी को भेजता हूँ, आप उनसे ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। यस यस। अपने प्रश्न क्वेश्चन आंसर सेक्शन या चैट में टाइप करिए प्लीज, या फिर हैंड रेस करिए। हम 1-2 मिनट रुकेंगे आपके प्रश्न के लिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये आप बोलिए। आजोला, मंगेश बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। हाँ मंगेश सर ये बोलिए। आजोला जो है तो ये भी एक न्यूट्रिशन के लिए मतलब ये हो सकता है एक ऑप्शन, या आजोला। इस यस यस मंगेश, तो जैसे मैंने मेरे स्लाइड में भी बताया था कि मैंने कल्टीवेशन का भी बताया, और एक बात बताई थी कि अजोला इज अ गुड सोर्स फॉर द डिफरेंट अमीनो एसिड्स और मिनरल्स। मतलब क्या होता है कि सिर्फ प्रोटीन देना जरूरी नहीं है, उसमें कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे लाइसिन है, मिथ्योनिन है, वो क्रिटिकल अमीनो एसिड बोलते हैं, तो वो देने का माध्यम बोल के अजोला बहुत अच्छी चीज है, और इसीलिए वो देना जरूरी है। उसमें दो टाइप आते हैं, जैसा फ्रेश अजोला भी आप खिला सकते हो as a I mean supplementation or replacement of the fodder up to certain extent, but
उसी के साथ कुछ ड्राइड आजोला पाउडर के प्रोडक्ट्स भी होते हैं, वो भी आप खिला सकते हो। सर क्या करें, शायद किसी को प्रश्न नहीं है। या तो वी विल स्टॉप हियर। या यस। यस। सो इसी के साथ ये वेबिनार खत्म होता है, ऐसे मैं डिक्लेयर करती हूँ। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अवारे सर को डायरेक्टली पूछ सकते हैं। उनका नंबर उन्होंने ऑलरेडी चैट में डाला है और शेयर भी किया है। धन्यवाद अवारे सर, मंगेश और सभी सहभागियों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय। Thank you all. Thank you.